बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और सच बताऊं तो आज की मार्केट देखकर आई एम श्योर काफ़ी प्रेशर है लोगों के ऊपर। आप में से कई लोगों को लग भी रहा होगा कि क्या मार्केट है, क्या करें, और काफ़ी पीड़ा पेन भी होगी लोगों के पोर्टफोलियो में, काफ़ी दर्द भी होगा। ऐसे में आप चाहेंगे कि हम थोड़ा आपके लिए पॉजिटिव खबरें लाएं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो सच्चाई है उसका सामना करना ज़रूरी है। और सच्चाई ये है कि इस समय हम एक बेयर मार्केट में हैं, और इस समय आप मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और ख़ास तौर से ट्रेडिंग साइड पर, और सिर्फ बाय साइड का अपना व्यू रखते हैं, तो बहुत नुकसान है। इस मार्केट में एक चीज़ समझनी होगी लोगों को कि ये मार्केट अलग है, ये मार्केट पेनफुल है, ये एक टिपिकल बेयर मार्केट है जहां अच्छी खबर पे भी नहीं टिकते। सबसे बड़ा एग्जांपल आज का डॉलर रुपी, कुछ देर में उसकी बात करेंगे। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। कुछ देर में बात करेंगे उसकी। और देखिए, इस समय हम सीरीज़ के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। एक्सपायरी 3:30 बजे है, 2 बजे एक्सपायरी वाले दिन हम लोवेस्ट पॉइंट पर हैं सीरीज़ की। ये अपने आप आपको एक मैसेज दे रहा है, वो मार्केट लगातार आपको एक मैसेज दे रहा है कि पैसा कैसे बन सकता है इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में पैसा नहीं बना है, शॉर्ट साइड पर पैसा बना है, और स्टॉक्स में भी अगर आपने फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पकड़े हैं तो पैसा बना है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी ख़राब दिन मार्केट के लिए। चलिए, महीना काफ़ी ख़राब रहा है। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी के दिन बुल्स ने टेके घुटने, रुपए की रिकवरी फेल होने से सेंटीमेंट और बिगड़ा। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने छुआ सीरीज का फ्रेश लो। मिड और स्मॉल कैप में भी 2% की गिरावट। कोविड के बाद की सबसे खराब सीरीज। पूरी सीरीज में निफ्टी अब तक 10% और बैंक निफ्टी 14% नीचे। आरबीआई के एक्शन के बाद भी नहीं संभला रुपया। ऊपरी स्तरों से करीब ₹1.07 हुआ कमजोर। ओएमसीज की तरफ से आई भारी डिमांड, साथ ही ऑनशोर और एनडीएल मार्केट के अंतर घटने से रिकवरी हुई छूमंतर। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, आईटी और ऑटो में भारी सेलिंग प्रेशर। सरकारी बैंक इंडेक्स 3% से ज़्यादा फिसला। साथ ही एनबीएफसीज, रियल्टी, कैपिटल मार्केट भी 2% से ज़्यादा नीचे। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट चार्ट। जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड मुछाल के चलते ओएनजीसी में मजबूती कायम, लेकिन एसबीआई में 3% से ज्यादा की गिरावट। वहीं कमजोर चार्ट के दम पर स्विगी, बजाज फिनसर्व, मैक्स फाइनेंशियल्स और सोना बीएलडब्ल्यू फिसले। बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर अटैक से नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता में तेजी। तीनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। बहरीन के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमले से ग्लोबल सप्लाई पर बढ़ सकता है प्रेशर। कड़वी यादों के साथ वित्त वर्ष 2026 की विदाई। निफ्टी ने दिए 3% के नेगेटिव रिटर्न। आईटी, रियल्टी 20% ज्यादा टूटे। वहीं सरकारी बैंक और कैपिटल मार्केट के ने किया मालामाल। 25% से ज्यादा रहे रिटर्न्स। मिड कैप ने भी दिखाया रेजिलियंस। इधर एफआईएस की करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली, लेकिन डीआईएस का दिखा दम 8,35,000 करोड़ रुपए की खरीदारी। 1 अप्रैल से ट्रेडिंग होगी महंगी। ऑप्शंस में 50% तो फ्यूचर्स में 150% ज़्यादा देने होंगे एसटीटी। साथ ही ब्रोकर्स फंडिंग के लिए आरबीआई के नियम भी होंगे सख्त। ब्रोकर्स को लोन पर कम से कम 50% कैश कोलेटरल ज़रूरी। चलिए, बुल मार्केट होती तो मैं कहता कि क्यों हो रहा है, बेयर मार्केट है तो लग रहा है कि चलिए अच्छा ही है, और मार्जिन बढ़ जाए और एसटीटी बढ़ जाए तो कम से कम लोग लॉस तो कम करेंगे, और ट्रेडिंग कम करेंगे तो लॉस कम होगा इस मार्केट में। और सीरीज़ का फ्रेश लो बना है मार्केट में। और क्यों 2 दिन की तेज़ी से इस मार्केट में खुश नहीं होना चाहिए, उसका एक एग्जांपल। क्यों हमें थोड़ा सा अपने मार्केट में इन्वर्ट देखने की ज़रूरत है, आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा ये एग्जांपल रहा है। एटलीस्ट श्रेया वीरू, में एक चीज़ तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम CNBC आवाज़ पर पिछले पूरे 1 महीने में फोकस जो है वो हमारा इसी चीज़ पर रहा है कि ज़बरदस्ती के बॉटम ना ढूंढें और थोड़ा सा अपना पैसा बचाने पर फोकस करें। मार्केट कुछ कह रहा है आपको, उसको सुने। जब आएगा तेज़ी का दौर तब आएगा। अभी क्या किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सीरीज़ का फ्रेश लो बनाया, और सीरीज़ का फ्रेश लो सीरीज़ के आखिरी दिन बन रहा है।
ये अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की वीकनेस बाज़ार में है। और एक बार निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, देखिए 1 महीने में 10% के करीब का निफ्टी, और कोविड के बाद का शायद सबसे ख़राब महीना मार्केट के लिए 10% निफ्टी गिरा है। और हर रैली में बिकवाली आई, हर रैली में। और दिक्कत क्या है, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, बीच बीच में कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, इस तरीके के फेजेस आए हैं रैली वाले, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही है, मार्केट को 1 दिन लगा है उस पूरी रैली को स्वाहा करने में और फ्रेश लो बनाने में। ये ऑलमोस्ट इस पूरे मंथ का ट्रेंड रहा है। अब पता नहीं मुझे सीरीज़ बदलने के साथ, फाइनेंशियल ईयर बदलने के साथ अगर चीज़ें कुछ बेटर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आज एक और बड़ा फैक्टर था हमारे अगेंस्ट। आज अगर आप देखें तो करेंसी रुपी, ये जो है ये रैली फेल हुई। और आई थिंक आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज़ें ना नियर टर्म में भले इम्पैक्ट डालें, लेकिन इवेंचुअली जो रियल वैल्यू है वो आएगी। इवेंचुअली जो रियल वैल्यू है वो आएगी। आप इंटरवीन कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ों से उल्टा आपने एक हथियार यूज़ कर लिया, और अब मार्केट का अगर हल्का सा डर भी था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो यहाँ पर एक रिस्क रहेगा कि हम 100 की तरफ बहुत तेज़ी से भागेंगे डॉलर रुपये पर। और ब्रेंट क्रूड अभी भी एक बड़ा फैक्टर है चिंता का, और फाइनेंशियल्स ने एक बार फिर से मार्केट की इस डिक्लाइन को लीड किया है। तो लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो तो सिंपल आवाज़ पर आप देखेंगे, लेकिन जैसा कि बात कही सर आपने, शायद सीरीज़ के ख़त्म होने से और नई फाइनेंशियल ईयर आने से शायद कुछ अच्छा हो जाए मार्केट में, लेकिन क्योंकि काफ़ी पेन, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं फिलहाल इस बाजार में। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा आज फिर से साफ हो गए इन्वेस्टर्स के पैसे इस मार्केट में, और काफ़ी ख़राब ये पूरी सीरीज़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही सर जो लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने बात की है कि बड़ा पैसा बेचकर ही बन रहा है, उसी पर अभी फिलहाल इंटैक्ट रहेगा व्यू। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि पैसे बचाने पर ज़्यादा फोकस करना है, वही स्ट्रैटेजी। और जिस तरीके से सारे लेवल्स तोड़े हैं आज बाजार ने, 22,471 का आपने बताया था, इनफैक्ट वहाँ से भी हम नीचे आए हैं, तो अब कौन से लेवल्स अब आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली? देखिए श्रेया, क्या है कि एक बात होती है कि समझदारी क्या होती है और बेवकूफ़ी क्या होती है। एक चीज़ है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करें और आप उम्मीद करें कि रिजल्ट अलग आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, है ना। तो क्या है ना, इस मार्केट में अगर आप एक ही गलती बार बार करें, हर बार करें, हर तीसरे दिन में सोच लें कि बॉटम बन गया, हर चौथे दिन में खुश हो जाएं कि अब हो गया, हर 5वें दिन में कोई नया स्टॉक ले आए, हर 6ठे दिन में कोई नया लेवल ले आए, हर 7वें दिन में कोई नई कहानी ले आए, तो मार्केट उससे चलने वाली है नहीं, है ना। पैसा बेचकर बन रहा है, बॉटम लाइन ये है। और पता है क्या होता है, स्टॉक मार्केट में चीज़ों को सिंपल रखना होता है। सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। एक होता है कि लकीर के फ़कीर मत बनो आप। मार्केट में इस समय हल्की सी रिकवरी फिर आ रही है बाय द वे। अब मार्केट में क्या है कि 24,800 से हमारा एक व्यू रहा है कि पैसा सिर्फ बेचकर बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने एकदम एग्जैक्ट टॉप पे सेल करने का व्यू लिया था, वो कोई नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए, और अगर वो हो जाए तो वो किस्मत की बात है ना। ऐसे ही बॉटम पे भी कोई नहीं खरीद पाएगा, हो जाए तो वो बाई चांस की बात है। बॉटम पता कौन खरीद पाएगा एग्जैक्टली, अगर देखेंगे आप, जो एक एसआईपी करता रहेगा, किसी ना किसी बार तो एक उसकी एसआईपी सबसे लोवेस्ट लेवल पे होगी, है ना। वो अलग बात है, वो बाई चांस की बात है। लेकिन उसमें आप ये खुश होकर बोले कि नहीं मैंने एग्जैक्टली बॉटम पे लगा दिया, वो आपको पता है कि आपने उसे ऊपर भी लगाया है। सपोज करिए आपने एक व्यू लिया कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलिए अब 21,800, 21,900 कोई भी लेवल हो सकता है, 21,300, 21,400 ये बॉटम है। लेकिन उससे पहले आपने 4 बार अगर अलग अलग लेवल पे सोच लिया कि मार्केट ने बॉटम बनाया और वहाँ पर अलग अलग आपने खरीद लिया, तो अब आपका ह्यूमन माइंड भले ये कहे कि हाँ हम बिल्कुल सही बॉटम पे, लेकिन वो फैक्ट नहीं है ना। फैक्ट तो ये कि आप उससे पहले 3-4 बार ले चुके हैं। तो हमें देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स, अभी मैं रिसेंटली राजस्थान गया था, वहाँ पे भी मुझे व्यूअर्स का जो फीडबैक मिला, हमारा फोकस रहता है कि पैसा बचे। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमको देखकर काफ़ी एक बाय और सेल डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में हमें उनके पैसे नहीं लगवाने हैं, भले ही लेट लग जाए, भले ही ये लगे कि पहली रैली मिस हो गई, कोई बात नहीं, उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। और अभी भी मैं तो एटलीस्ट कम से कम बॉटम ढूंढने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी जो काबिलियत है ना उससे कहीं दूर है।
हम मतलब मेरी काबिलियत से तो कहीं दूर है। मुझे पता है कुछ लोगों के अंदर है काबिलियत, मेरे अंदर नहीं है। मतलब ट्रेडर्स, कुछ अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो ये पहचान लेंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं समझता उस चीज़ को, तो मैं दूर रहूँगा इस चीज़ से। और एक और चीज़, ये जो क्रूड जिस तरीके से भागा है ना, इसने भारत के लिए समीकरण बदल दिए हैं। अगर यहाँ पर नहीं रुका क्रूड, 116 हो गया, अब मान लीजिए 130, 140, 150 हो गया, अगर इन दैट केस निफ्टी का 21,000 बचाना भी मुश्किल है। आप 22 तो छोड़ ही दीजिए, 22 तो आ ही गया, 22 में बचा क्या है? अगर ये इसी तरीके से भागता रहा तो 21,000 बचाना भी मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो एक और चीज़, डॉलर रुपी। अब देखिए डॉलर रुपी मान के चलिए आप कि 100 की तरफ बढ़ रहा है, आज क्लियर हो गया। अगर किसी के मन में हल्का सा भी शक व शुबा था ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये आज हम रेड में चले जाएं तो डॉलर रुपए में। कहाँ हम सुबह खुले थे 1 रुपया 22 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ, उस पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का उसी दिन स्वाहा हो जाना। एक बार वापस रखिए डॉलर रुपी। और ये कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये कहीं ना कहीं इवन आरबीआई के लिए भी एक सेटबैक है। आरबीआई की साख पे सेटबैक है ये आज जो हुआ है इस तरीके से, कि इतना बड़ा आपने बजूका छोड़ा, नेट नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? 6 पैसे, 9 पैसे। इसके लिए इतना बड़ा मूल्य गया, इसके लिए मार्केट में एक तरीके से वो बैंकों को बोला गया, इसके लिए बैंकों को इतना बड़ा वो दिया गया कि आप अपनी पोजीशन अनवाइंड कीजिए। नेट नेट 9 पैसे के मूव के लिए क्या ही निकाल लिया हमने ये करके। मैं तो ये पूछना चाहूँगा, मैं तो आरबीआई से पूछना चाहूँगा कि क्या निकाल लिया हमने ये करके, ठीक है ना। और देखिए क्या है, 2 दिनों की छुट्टी है, ऐसे में किसकी हिम्मत होगी लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की? आज रात को या कल रात को डोनाल्ड ट्रंप क्या उठ के बोल दें, अभी सैनिकों की बात हो रही है, वो क्या उठ के बोल दे, या फिर ईरान क्या उठ के बोल दे, ये कहना थोड़ा टफ होगा। और अगर युद्ध शांत हो रहा होता ना तो क्रूड गिरना शुरू हो चुका होता। अब तो नए नए फ्रंट जुड़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात थी, अब वो नया स्ट्रेट भी जुड़ गया उसमें। ये मत सोचें कि बाजार ने वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया। समीर अरोड़ा एक बात कहते हैं कि मार्केट में ये कहना ना कि एवरीथिंग इज़ प्राइस्ड इन, नथिंग इज़ प्राइस्ड इन। प्राइस्ड इन होता है जब वो हो जाता है, उसके बाद, उससे पहले नहीं प्राइस इन होता है। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, मैं लेवल स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी पर मेरा अभी भी व्यू यही है कि आज सुबह क्या व्यू था हमारा कि पहले गैप डाउन मत बेचे, एक रिकवरी आएगी, और रिकवरी जहाँ फेल होगी ना वहाँ बेचे। वो हो सकता है 22,700 पे फेल हो, 750 फेल हो, 800 फेल हो, ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिकवरी फेल हो वहाँ पे सेल करें। और आई थिंक वो ट्रेड ब्यूटीफुल प्ले आउट हुई। पोजिशनल शॉर्ट्स को तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, पोजिशनल शॉर्ट्स तो बने हुए हैं, उन्हें तो बस आराम से अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना है। अब इस मार्केट में इंडिया विक्स एक और चीज़ बता रहा है आपको मार्केट का हाल क्या है समय। एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए जरा। इंडिया विक्स ये देखिए 4% के करीब ऊपर है यहाँ पर, और आज फिर एक रिस्क रहेगा बड़ी वाली FI की बिकवाली का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में ये प्राइस डैमेज सीरियस वाला प्राइस डैमेज है, एकदम सीरियस वाला प्राइस डैमेज है। 49,000 से 50,000 की हमने बात की थी, तब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, मुझे याद रखा था कि क्या हो गया है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है टाइप्स। हम आ गए हैं ऑलमोस्ट वहाँ पर, 50-500 तो आ ही गया है, अब बचा क्या है 50-500, तो 50,000 49,000 के करीब कुछ यार बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं वहाँ से। वीरो के पास चलते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। कुछ अच्छी खबर है या आपके पास भी सब सिर्फ ख़राब खबरें ही हैं? वो दूसरा वाला ऑप्शन ही है मेरे पास जो आपने बोला है, वही खराब खबर है। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल वाली बात हो गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब लौट के आऊँगा स्टॉक्स के बाद तो आपसे पूछूंगा क्या, है ना, यही पूछूंगा कि छुट्टी का प्रोग्राम क्या। लेकिन पहले एक काम करता हूँ, 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ अनुज। आपकी स्क्रीन पे जहाँ फ्रेश लोडिंग हो रही है शॉर्ट की, मतलब बाजार अब वो खोज रहा है कि जहाँ पे अब तक एक रेजिलियंस थी, लेकिन अब रेजिलियंस को अगर आप देखें जो बाजार है ना वो टारगेट कर रहा है। लुक एट अशोक लेलैंड, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे PSU बैंक्स अंडर आई थिंक जो बैंक्स के साथ हुआ आज, प्लस क्रूड का तेजी, बाजार नए नए फ्रेश आइडियाज ढूंढ रहा है ऑन द शॉर्टर साइड। ठीक, मैं कमिंग बैक टू अशोक लेलैंड, आज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ता हुआ फर्स्ट टाइम पोस्ट अप्रैल 2025। और वो अगर आप स्क्रीन पे देखें ना, ये ओपन इंटरेस्ट अप्रैल का है, याद रखिएगा। लोडिंग देखिए अनुज शॉर्टिंग साइड पे, कन्विक्शन देखिए, 1.25 करोड़ शेयर डाउन साइड में, शॉर्ट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर जुड़े हैं। और इसका कारण ये है, दरअसल इसमें जब अगस्त 2025 में एक ब्रेकआउट आया था, 126 से लेकर लगभग आप समझिएगा कि 212 तक का एक वर्टिकल राइज था। तो मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स को बाजार आइडेंटिफाई कर रहा है और शॉर्ट कर रहा है। अगला स्टॉक वही आएगा, यूनियन बैंक। अभी आप बैंक निफ्टी को देखिए कहाँ पर है, आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखिए कहाँ पर है, और अभी ये हार्डली 100 डे तोड़ रहा है, हार्डली। और 200 डे इसका आता है करीब 158 की रेंज में। तो
तो शॉर्टिंग यहाँ पे भी लोडेड है। डॉक्टर साहब प्लीज अप्रैल फ्यूचर्स रखिएगा। करीब करीब 6.15 लाख शेयर्स यहाँ पे जुड़े हैं। और तीसरा स्टॉक रखूंगा जिसमें आज थोड़ी सी अगर आप देखिए रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ अभी भी कायम है और वो अभी भी है कोल इंडिया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स अभी भी डटा हुआ 455 और 20 डे के ऊपर, सारे एवरेजेस के ऊपर और अच्छी लॉन्ग पोजीशंस और रोल ओवर करीब करीब 75%। तो स्ट्रेंथ का जहाँ तक नाम है उसमें कुछ अपस्ट्रीम ये ONGC शामिल है, उसमें आप ऑल इंडिया को ले लीजिए वो शामिल है, उसमें मेटल्स शामिल है एंड मोस्ट स्पेशली कोल इंडिया। एनर्जी स्पेस अगर आप देखें अच्छा कर रहा है। अनुज अब इस 1600-1700 पॉइंट के प्राइस डैमेज के बाद मैं क्या ही बात करूं लेवल्स की, बट बात ये आती है कि अगर आपके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी है या आप लिक्विडिटी डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं, अभी हम बात ही कर रहे थे कि पोस्ट कोविड दिस इज द वर्स्ट मंथ, अपनी लिक्विडिटी को कैसे प्लेस्ड करना है अगले आने वाले कुछ महीनों में स्ट्रक्चर्ड मैनर में? आई एम अज्यूमिंग कि लिक्विडिटी से आपका मतलब पैसे को लेकर है, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी का कोई और मायने भी हो सकता है और जिसकी काफ़ी इस समय लोगों को ज़रूरत भी हो सकती है। तो उस पर आता हूँ मैं फिर। पैसे हाँ, पैसे से मतलब है ना। हाँ, तो देखिए वीरो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, 2-3 चीज़ें कहूँगा मैं। पहली बात तो एक चीज़ मान लें, किसी भी, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आपके पास हार्ड एसेट्स होने चाहिए और अगर थोड़ा सा डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हो तो और भी बढ़िया है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ये, ठीक है। अगर आप निफ्टी के ETF इन्वेस्टर हैं तो फिर तैयार रहिए अपनी अगली ट्रांच लगाने के लिए। निफ्टी के प्योर ETF इन्वेस्टर हैं तो, और मैं एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, हम भले ही बात कर रहे हैं कि इस मार्केट में पैसा, बड़ा पैसा शॉर्टिंग करके बन रहा है, वो बड़ा पैसा बन रहा है शॉर्टिंग करके। वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करनी है तो फिर वो आपको बेयर मार्केट में ही मिलेगी, अच्छे आइडियाज़। लेकिन मैं इन सब पर आऊँ उससे पहले ना मैं 2-3 बड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक बार निफ्टी IT देखिए। अब निफ्टी IT देखिए, और मैं बताऊँ ये बात क्यों बार बार ला रहा हूँ। अब निफ्टी IT आज 2% नीचे है। निफ्टी IT का 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, 1 हफ्ते का। चलिए ठीक है, किसी भी दिन मार्केट किसी भी रीज़न से गिर सकता है, निफ्टी IT का है ना। ये देखिए, जैसे ही वो रैली हल्की सी भी आपको लगती है कि वो 2 हफ्ते का रखेगा, एक बार जरा 2 हफ्ते का चार्ट निफ्टी IT का, क्योंकि कम से कम ये एक सेक्टर था जो लग रहा था कि होल्ड कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वापस गिरावट उसी तरीके से बढ़ रही है। अब देखिए ये करीब करीब 3.5% नीचे है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी आई थिंक एक मैक्रो समीकरण पूरा ऑन इट्स हेड घूम चुका है और ये बैंक निफ्टी के साथ होगा। आपकी रैली को भी बैंक निफ्टी लीड करेगा। जब मार्केट में बड़ी वाली रैली आएगी तब भी उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा, लेकिन अभी तो बैंक निफ्टी करेक्शन लीड कर रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि अगर ये समीकरण बने रहे इस हिसाब से, बॉन्ड यील्ड, अच्छा देखिए बैंक्स और NBFCs की जो रैली बन रही थी वो क्यों बन रही थी? वो एक अच्छे कंड्यूसिव रेट एनवायरनमेंट में थे, NPA स्टेबल हो गए थे, वैल्यूएशंस ठीक ठाक थी, वो सब चीज़ें इनके फेवर में थी। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स बैंक्स के अगेंस्ट आ गए। इसके लिए बैंक निफ्टी 61,000 वाला, 61,700 वाला 50,700 पर आ गया। 11,000 पॉइंट हो चुका है बैंक निफ्टी। तो खैर लेट्स सी। श्रेया आगे बढ़ते हैं शो में। राइट। वीरेंद्र जी ने सवाल पूछा कि जिसके पास थोड़े भी पैसे हो वो अगर बाजार में लगाना चाहता है, तो अगर पैसे बचे हों इनफैक्ट आपके पास इस मार्केट में, जिस तरीके से 1 महीने में से वॉर में बाजार गिरा है, लेकिन मेरा सवाल पूरा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो ऐसे मार्केट में तो उनको क्या सलाह होगी? अगर जिसके पास हिम्मत है, करेज है इस मार्केट में पैसे लगाने की, तो क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाए? देखिए पहले तो मैं आपको एक बताता हूँ कि महीना रहा कैसा है मार्केट के लिए, उसमें फिर आपको बहुत कुछ छुपा होगा। राइट। इस महीने के बड़े इंडेक्सेस में रिटर्न्स क्या रहे हैं? निफ्टी -11%, बैंक निफ्टी -16%, निफ्टी मिड कैप -10%, निफ्टी स्मॉल कैप -10%, निफ्टी 500 -11%। सबकी धुलाई हुई है कायदे से। जब इस तरीके की मार्केट हो ना, तो इस तरीके की मार्केट आपको एक चीज़ कहती है कि आपके स्टॉक सिलेक्शन या आपके सेक्टर सिलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ से बाहर है। कई बार होता है कि आप बेस्ट कदम उठाते हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है। ये उस तरीके की मार्केट है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपने किस तरीके का स्टॉक लिया है, बारी बारी सबकी पिटाई हुई है। एक और एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, 46 स्टॉक्स नीचे हैं 50 में से। बैंक निफ्टी में 14 स्टॉक हैं, 14 के 14 नीचे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 में 100 स्टॉक्स हैं,
90 नीचे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप में 100 स्टॉक्स हैं, 87 नीचे हैं। निफ्टी 500 में 500 स्टॉक हैं, 446 नीचे हैं। अगर तो आपने वो 54 स्टॉक चुने हुए हैं, चुन लिए होंगे कई लोगों ने, ऐसा नहीं है, मतलब टैलेंट है लोगों में, ऐसा थोड़ा ना है कि आप हंस रही हैं, मतलब लक कुछ भी भी है। हाँ टैलेंट लक है। आप मैं कुछ कहता हूँ आप हंस देती हैं। अरे देखिए निफ्टी मिड कैप में 100 में से 90 नीचे हैं, तो 10 तो ऊपर होंगे ना। तो किसी ना किसी ने तो चुने होंगे वो 10 स्टॉक्स, कहीं ना कहीं से तो आते होंगे वो लोग जिन्होंने वो 10 स्टॉक निकाले। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में वन वे डिक्लाइन है, लेकिन पॉइंट जो मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्केट टफ है। इस मार्केट में अगर आपको लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा मार्केट का भी उसमें फैक्टर है। इसी तरीके से जब मार्केट तेजी वाली होती है ना, उसमें जब आप पैसा बनाए तो खुश होने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो मार्केट है, वो मार्केट है, वो मार्केट का लॉजिक है, कभी कभी खुशी कभी गम। इस समय वो चल रहा है। चलिए फटाफट 2-3 स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले चलिए रफ्तार के घोड़े पहले डिस्कस कर लेते हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा इतना नेगेटिविटी है तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। नैल्को एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने का फ़ायदा, आज सुबह हमने बात भी की थी इसकी। हालांकि ये बात भी हुई थी कि ट्रेड शायद आपको ना मिले, क्योंकि खुले ही गैप अप, और उसके बाद अगर आपने चेज़ करा होगा तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं होगा। ऑयल इंडिया, यहाँ पर क्रूड में दाम के उछाल का एक फ़ायदा आपको देखने को मिला। फिसड्डी स्टॉक्स में आते हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में ज़्यादातर बैंक्स हैं, अब कुछ भी चुन सकते हैं आप। इंडसइंड, एयू, यूनियन, बंधन, सब में अगर आप देखेंगे बैंकों में तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर है। चलिए अब कार्यक्रम की तरफ समझ लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सर शो फ्लो समझते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। कमाई का अड्डा में फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज के शो में चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांजी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, अमित सेठ, सोमिल मेहता, अरुण कुमार मंत्री, पंकज रांधड़ और जतिन गेड़िया जी से। 2:20 पर लता जी बताएंगे आपको कि आखिर रुपए में ये गिरावट कैसी आई है। साथ ही 2:30 बजे मार्च ऑटो सेल्स का अनुमान लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:40 पर वेदांता पर बुल और बैर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:35 पर अप्रैल से महंगी हो रही है ट्रेंडिंग पर खास बातचीत के लिए कोटक सिक्योरिटी के चीफ डिजिटल बिजनेस ऑफिसर आशीष नंदा को जोड़ेंगे। 2:45 पर नुपुर बताएंगे आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैसा रहा बाजार, और 2:50 पर नुपुर ही बताएंगे आपको कि 1 अप्रैल से टैक्स में क्या बदलाव होने वाला है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस के कड़ी में हमारे साथ जोड़ेंगे डीआर चोकसी, फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी जी। 3:10 पे अनुज जिससे लेंगे स्ट्रैटेजी परसों के लिए। 3:15 पे फिर डीलिंग रूम चेक, और 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल। ओके चलिए अब पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू फैनो पैलेस को भी गुड आफ्टरनून। हैगा शॉर्ट ट्रेड और रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी गिरावट के बाद अब भी सेल नजर आता है। ट्रेड करें 987, टॉप लगाएंगे करीब 990 का, और मेरे ख्याल से डाउन साइड टू 950 पॉसिबल है। वीक स्ट्रक्चर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्रॉप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका शॉर्ट है। सुबह अगर आप देखिए बात भी हुई थी इस स्टॉक पे, और इस वक्त डेलो की ट्रैजेक्टरी मार्केट रीड करता हुआ। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व रिलेटिवली वीक रहा है मार्केट में। जब मार्केट में हम रिकवरी देखते थे तब भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। काफी वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसके स्ट्रक्चर की, और सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज इसमें बन रहे हैं। रिसेंट जो पुल बैक आया था उसने 10 डेमा पे हॉल्ट लिया, और वापस हम एक इसमें सेलिंग देख रहे हैं। करंटली फ्यूचर्स में प्राइस है 1633 का, 1633 का से शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1600 रुपए के। बजाज फिनसर्व चैट जीपीटी में इसका जिक्र किया गया था, काफी कमजोर है चार्ट्स पर। बिकवाली की राय अमित जी की तरफ से आती हुई। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। अगेन मैं भी शॉर्ट साइड ही जाना चाहूंगा। डिक्सन टेक में बेचने की सलाह रहेगी। 9650 अप्रैल का फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर डिस्काउंट में है, तो उस हिसाब से फ्यूचर के लेवल ही मैं दे रहा हूँ। तो 9650 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 9743 का स्टॉप लॉस रहेगा। 9480 तक के टारगेट डिक्सन टेक के अप्रैल फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो एज एसटीबीटी ट्रेड भी इसको लेके चल सकते हैं। तो डिक्सन टेक में बेचने की सलाह है। ओके डिक्सन टेक में बेचने की सलाह है। ये हो गई अरुण जी की पिक। सोमिल गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो बहुत खराब थी, आफ्टरनून भी खराब ही जा रहा है। सोमिल आपकी ट्रेड। एब्सोल्युटली आई एग्री दैट थोड़ा सा खराब ही जा रहा है। सेल साइड की ट्रेड होगी। मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा उनो मिंडा,
उनो मिंडा में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर फिर से 20 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फ्राइडे के सेशन में अगेन डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड खराब लग रहे हैं। टारगेट रहेगा 960 और स्टॉप लॉस रखेंगे 1065। ओके, यूनो मिंडा आपका शॉर्ट कॉल है। जरा एक बार यूनो मिंडा का जरा ओआई भी रखिएगा। फिर चलेंगे पंकज जी के पास। हैवी शॉर्टिंग इस काउंटर में 1% नीचे, इंट्राडे हाई करीब 1051 का। अप्रैल फ्यूचर्स रखिएगा जहाँ भी रखेंगे। अब मीनवाइल चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सर गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1780 की रेंज में इसमें बेचने की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकडाउन चार्ट के ऊपर देखने मिला है। इवन कैश के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 1790 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। नीचे में 1730 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस बिकवाली की राय पंकज जी की तरफ से भी आती हुई। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा सेल साइड में होगा। आइशर मोटर में एक सेल साइड का ट्रेड लेना चाहेंगे। 2 वीक का कंसोलिडेशन डाउन साइड की तरफ, फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 10% का एडिशन है, शॉर्ट बिल्टअप है, तो कहीं ना कहीं आगे जाते हुए वीकनेस और बढ़ सकती है। आइशर मोटर्स में 6720 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और नीचे में 6400 के टारगेट्स रहेंगे। आइशर मोटर्स पे भी सेल ट्रेड आ गई। चलिए, ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। अब एक फंडामेंटल आइडिया लेते हैं धर्मेश जी से। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस रबल में आप क्या पिक करना पसंद करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, जिस तरह से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, बहुत शार्प करेक्शन भी चल रहा है, तो वहाँ पर सबकी पिटाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सेक्टर जहाँ पर आपको विजिबिलिटी स्ट्रांग है और ऑलमोस्ट कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आई ही आएगी, वो उसका डिफेंस सेक्टर लगता है। एग्जीक्यूशन को लेके जरूर थोड़े बहुत सवाल उठाए गए थे, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी एड्रेस हो जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखेगा नहीं और अच्छा खासा करेक्शन हो रखा है। डिफेंस किसी भी स्टॉक उठा लें, इसमें हेवी करेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि BEL HL में अगर आप एज अ बास्केट बना के दोनों स्टॉक ले लें और 3-6 महीने का नजरिया भी हो तो अच्छी रिटर्न आ सकती है। BEL 60% रखें, 40% HL में रेशियो कंपोजिशन रखें तो बेहतर रहेगा। दोनों में अभी हाल फिलहाल ही गवर्नमेंट ने फिर 2.5 लाख में 2,38,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर के वापस से आवंटन करेंगे, तो उनका फायदा भी इन दोनों कंपनियों को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अब इस समय की ट्रेड्स पूरी हुई। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। देखिए, ये डॉलर रुपी की जो आज सुबह रैली थी ये फेल होगी, ये बात हमने की थी, लेकिन ये आज ही फेल हो जाएगी और इस तरीके से फेल होगी ये शायद ज़्यादा लोगों ने ना सोचा हो। लेकिन इस समय हम एक बेयर मार्केट में, और ऐसे में बेयर मार्केट्स में अगर कोई भी खबर इंटरवेंशन आए जिससे एक बड़ा गैप आपके अगेंस्ट मिले तो नॉर्मली वो फेल होता है। क्या यही हुआ और क्या रीज़न रहे आज इस तरीके की? अब तो कहना होगा कि डिसअपॉइंटिंग सेशन के लिए डॉलर रुपये के RBI के बड़े एक्शन के बाद खुले हम सुबह 1.25 रुपये ऊपर, लेकिन उसके बाद अब रिस्क है कि कहीं रेड में ना चले जाएं। सत्ता मैम, हुआ क्या? ये क्या क्योंकि एकदम से 1.25 रुपये नीचे मिल गया तो लोग खरीदने के लिए आ गए, ये हुआ क्या बेसिकली? ऐसा ही लगता है। 93.58 पे खुला था, मतलब 1 रुपी 30 पैसे स्ट्रॉन्गर, और फिर अभी क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट 94.80 पे आ गया है। डीलर्स का कहना है कि ऑयल कंपनीज से बहुत खरीदी हुई, क्योंकि ये रशियन ऑयल जिनको एक राहत मिली थी US से, वो डेडलाइन अभी आ ही रहा है। आई थिंक फर्स्ट वीक या April 3 कुछ है उनका डेडलाइन, इसलिए कुछ रश है डॉलर्स खरीदने के लिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। RBI कुछ भी कर सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम कि उनका मूव सक्सेसफुल रहे, इसके लिए भी ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमको इम्पोर्टेंट ये बताना है कि बैंक्स के ऊपर क्या असर हुआ है। अभी बैंक्स का लॉस तब होगा अगर NDF रेट और लोकल रेट, ऑनशोर रेट में अगर बहुत फ़र्क हो। तो NDF रेट और ऑनशोर रेट में सुबह में फॉर 1 मंथ द डिफरेंस वाज अबाउट 70 पैस, अभी 35 पैस है। लंच के टाइम 30 पैस था।
तो वो लॉस घटा था, अभी वापस चढ़ा है। वैसे ही अगर आप 3 मंथ देखोगे तो सुबह सुबह डिफरेंस ऑफ द टू रेट्स वाज अबाउट 1 रुपी 12 पैस और समथिंग। अभी फिर वो घट के 70 पैस हुआ, अभी 75 पैस है। लॉसेस तो है, लेकिन माना जाता है, बैंकर्स के चर्चे से हमें पता चला कि कुछ 35-40 बिलियन का लॉन्ग पोजीशंस है जिन्हें उन्हें उतारना है। 10 डेज है तो भी मार्क टू मार्केट लॉस आज ही लगेगा, हालांकि वो सेल करें या ना करें। इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आगे आए हैं कि उन पर कोई काबू नहीं है, दे कैन होल्ड एनी अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशंस। तो वो 1 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए वो पोजीशंस अपने बुक्स पे लेने को तैयार हैं, जब तक वो खुद अनवाइंड ना हो जाए। 1 मंथ ट्रेड्स तो 1 मंथ में अनवाइंड हो ही जाएंगे फॉर अ फी। सो there are various ways in which the banks are working to reduce। इसीलिए अभी लॉस पहले सुबह में जितना लोग डर रहे थे, या कल और परसों सैटरडे संडे को इतना पैनिक था वो ट्रेजरी सर्कल्स में, वो जरा घटा है। बिकॉज ऑलवेज जब भी मार्केट डिसलोकेशन होता है, कोई ना कोई उपाय, सम अदर पार्टी इज विनिंग एंड वो लोग आके उसको दे सॉफ्टन द ब्लो समवॉट। उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं वापस कह दूं कि आपको बॉन्ड मार्केट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज ऑलमोस्ट 7% आ गया। 10 ईयर बॉन्ड इज 6.98। ये इसके बावजूद भी कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट हाफ का बोरोइंग घटाया है। नॉर्मली फर्स्ट हाफ में 54-55%, कभी कभी 60% भी करती है, क्योंकि द बिजी सीजन फॉर कॉर्पोरेट्स इज सेकेंड हाफ। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा फर्स्ट हाफ में ज्यादा बोरो करती है। लेकिन ये बार जब बोरोइंग प्रोग्राम आया फ्राइडे को, द बोरोइंग इज ओनली 51%। तो मार्केट शुड हैव सेलिब्रेटेड। उल्टा क्या हो गया, 6.93 से 6.98 हो गया। और लोगों का मानना है कि अगर आरबीआई कैन गो दिस फार टू प्रोटेक्ट द रुपी, फिर इंटरेस्ट रेट हाई करने में is not an instrument that is off the table। of course हाइक नहीं करेंगे, बट लिक्विडिटी निकाल सकते हैं। VRRR स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, VRRR में एक्सेस लिक्विडिटी चला जाएगा। ये सब पॉइंट्स आ सकता है। पॉलिसी अगले हफ्ते है ना, पॉलिसी अप्रैल 8। हाँ, अप्रैल 8 नेक्स्ट वेडनेसडे बिल्कुल। तो नेवर नो। वैसे जो बात की लता मैम ने, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना फेमस, कि हमारी फिल्मों की तरह जिंदगी में भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक ना हो तो मतलब दी एंड नहीं है, हैप्पी एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये बात कही थी। खैर 94-74 इस समय बॉन्ड यील्ड वाली जो बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें, यूएस में भी अगर वो थ्रेशोल्ड जो है वो 5.3% का 30 ईयर पर, जितनी बार वो वहाँ पर आया डोनाल्ड ट्रम्प नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्टेज आ जाती है जहाँ पर वो पेन पॉइंट जो है ना आपका वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर ये बात हो गई एक मैक्रो की। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। जी हाँ, ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने का विचार कर रही है। सरकार एमएसएमई पर एक मॉरेटोरियम देने का मंथन कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर। लक्ष्मण जुड़ रहे हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखिए, मुझे यहाँ जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार लोन पर मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। लोन पर मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि लोन की किस्तें चुकाने के लिए कुछ महीने की छूट दी जा सकती है। अब ये छूट कितनी दी जाएगी, छूट किन किन लोगों को दी जाएगी, किन किन सेक्टर को दी जाएगी, इसको लेकर वित्त मंत्रालय में विचार चल रहा है। अलग अलग विकल्प यहाँ पर हैं और इस विकल्पों में से किसको चुनना है इसको लेकर के पहले अभी समीक्षा की जा रही है, किस इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ा है। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने गैस की सप्लाई को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई थी, उसके बाद एनर्जी संकट की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा इंडस्ट्री पे। तो किस पर कितना असर पड़ेगा, कितने दिन का मोरेटोरियम देना चाहिए, इस पर सरकार अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ये मोरेटोरियम कमोबेश कोविड के दौरान जो मोरेटोरियम लगाया गया था उसी के तर्ज पर होगा, लेकिन उससे अलग 2 मायनों में होगा। पहली बात कि कोविड के टाइम में मोरेटोरियम में एक रिटेल लोन जो लेने वाले लोग थे उनको भी शामिल किया गया था, क्रेडिट कार्ड का मोरेटोरियम भी था, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ हद तक था। लेकिन ये जो मोरेटोरियम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी हद तक एमएसएमई छोटे मझोले कारोबारियों पर, इंडस्ट्री पर यह केंद्रित रह सकता है ये मोरेटोरियम, और खासतौर से उन इंडस्ट्री पर जिस पर ईरान वॉर से सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको मोरेटोरियम में शामिल किया जा सकता है।
है। दूसरा अंतर यह रह सकता है कि ये मोरेटोरियम 3 महीने का दिया जाए या 6 महीने का दिया जाए, दो अलग अलग विकल्प है। कोविड के टाइम में याद होगा आपको, पहले 3 महीने का दिया गया था, फिर उसको एक्सटेंशन 3 महीने का दिया गया था। तो एक साथ 3 महीने दें या फिर एक साथ 6 महीने दें, इस पर अभी अलग अलग विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। और इस मामले बता दूं कि इंडस्ट्री की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी काफी ज्यादा डिमांड आई थी। तो हो सकता है कि इस मोरेटोरियम में एक्सपोर्टर्स, जो छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि अभी ये वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर की बातचीत हुई, इस पर विचार किया जा रहा है, अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। ओके, अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया गया है। लेकिन लक्ष्मण जी, कहीं ना कहीं ये आपको फिर थोड़ी सुगबुगाहट है क्या कि एकदम सरकार तैयार है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा वर्स की फीलिंग आ रही है, और ऑलमोस्ट जैसे कोविड के टाइम पे एकदम वॉर स्केल पर सब डिपार्टमेंट्स जुट गए थे, उस तरीके की तैयारी हो रही है? जी, दरअसल देखिए, इस सरकार के कामकाज को मैं जो पिछले 12-13 साल से देखा हूं, तो इसमें एडवांस प्लानिंग काफ़ी पुख्ता लेवल पर चल रही होती है और काफ़ी ठोस हो रही होती है। एडवांस प्लानिंग के मोर्चे पे लोग बहुत तैयार रहते हैं सारे विकल्पों को लेकर के। और जो 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया था हर सेक्टर की समीक्षा करने के लिए, उसमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप इस सेक्टर की भी समीक्षा कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जारी किया गया है मार्च के महीने का, जो 2 दिन पहले जारी किया गया था, उसको आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि इस ईरान वॉर से एनर्जी संकट जो पैदा हुआ है, उससे घरेलू इंडस्ट्री को काफी ज्यादा उल्टा असर पड़ने वाला है। तो सरकार को इस बात का एहसास है, सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। अब इससे निपटने के रास्ते क्या है? तो रास्ते क्या है इसके लिए? कोविड के समय जो कदम उठाएगा उस पर सरकार एक विकल्प है। दूसरा, अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से, यहां तक कि बैंकर की तरफ से भी सरकार को सिफारिशें की गई, उसमें भी लोन पर मोरेटोरियम देने की सिफारिश की गई है। तो यही वजह है कि ये एक सरकार सक्रियता से एक्टिवली कंसीडर कर रही है यहाँ पे। और सरकार इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के भी अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तब भी सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर भी अभी से ही विचार शुरू हो गया है। और सरकार का अपना मानना है कि ये वॉर अगर खत्म भी हो जाता है तो इस स्थिति को पहले जैसे आने में, रातों रात स्थिति पहले जैसे नहीं आएगी, उसको वापस से लौटने में पटरी में समय लग सकता है। इसलिए सरकार सारे विकल्प खोल के रखी हुई है। जय लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ा यहाँ पर, और ये भी कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी जो है उस वक्त एक्टिव है, तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और शायद रिवर्सल या फिर जो स्थितियाँ लौटेंगी पटरी पर, वो प्रोसेस उतनी स्मूथ नहीं होगी। अनुज, मुझे याद आ रहा है अप्रैल 2020 का दिन, मन तो नहीं कर रहा उस चीज़ को याद करने का, लेकिन मोरेटोरियम शब्द मैंने तब के बाद अब सुना है ना। आपको याद है शक्तिकांत दास साहब की सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आए, ब्याज दर काटी, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के प्रोग्राम, मोरेटोरियम दिया। ये सरकार की तैयारी अनुज किस तरफ इशारा कर रही है? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एमएसएमई में मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है वीरू, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखें, ये इनमें से कुछ सेक्टर्स हैं, आप जैसे टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, कुछ और हैं, थोड़े जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, थोड़ा कुछ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पहले ही हम वो एक लेट ट्रेड डील जो हुई, उससे पहले जो हमारे ऊपर हायर टैरिफ था उसका इम्पैक्ट झेल रहे थे। उसके बाद जैसी ये तो बीच में ट्रेड डील हो गई, बहुत अच्छी बात थी कि ट्रेड डील हो गई। अगर सोचिए वो भी नहीं हुई होती और उस समय पे ये सब हो गया होता तो बहुत ख़राब हो जाता मार्केट के लिए। तो इन दैट केस आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोएक्टिवनेस ज़रूरी है और वो हो रही है। उसमें मतलब आप यू कांट फॉल्ट देम फॉर दिस, वो हो रहा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस समय हम ग्लोबली किस एनवायरनमेंट, जो बात लक्ष्मण जी ने कही ना वो इंपॉर्टेंट है। वॉर सपोज करिए आप परसों ख़त्म हो जाती है, मैं होप करता हूँ कि आज ही हो जाए ख़त्म, लेकिन सपोज करिए परसों ख़त्म होती है और 2 हफ्ते चलती है, 3 हफ्ते चलती है, उसके बाद ख़त्म होती है मान लीजिए। लेकिन जो अब इतने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट आ चुका है, उसको रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ब्रेंट वापस 60 पे आ जाएगा। अब 60 को तो आप कुछ समय के लिए भूल जाएं। अगर मान लीजिए वॉर खत्म भी हो गई, ब्रेंट प्राइसेस गिरेंगे, ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा, तो वो हो सकता है कि जो हमारा 60 था नॉर्मल, वो अब 80-85 हो जाए। तो हमारी जो कॉस्ट हैं उसमें तो इंक्रीमेंट आएगा और उसका इकोनॉमी पर तो इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये चीज़ सरकार समझती है, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काफ़ी सक्रिय, अच्छी बात है। जी हाँ, तो अगर आप देखें पूरी मशीनरी एक्टिव, सरकार सक्रिय है अगर आप देखें तो, और आगे की स्थिति को भागते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाने शुरू कर दिए हैं। मीनवाइल निफ्टी एज अ डे लो और 22,373, वो जैसे अगर आप देखें तो आज एक्सपायरी का सेटअप था जिससे हम बात भी कर रहे थे, 471 जैसे ही वायलेट हुआ, लीजिए वहाँ से 100 पॉइंट और सरक गया। और बैंक निफ्टी बात करते करते अब 2000 पॉइंट नीचे है, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट। खैर मैं अपने शब्दों को सही करता हूँ, 1800 पॉइंट नीचे।
50,459। आइए देखते हैं शॉर्टिंग किस प्रकार की है। पूरा बैंकिंग कोलैप्स हो रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडसइंड बैंक, उसके बाद बंधन बैंक, उसके बाद यस बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक। प्रकाश सर, आपने एक आज सुबह सुबह इंडसइंड बैंक पे शॉर्ट कॉल ली थी और इस डिस्क्लेमर के साथ कि आपके पोर्टफोलियो में भी है ये, पर अगर अब वो शॉर्ट कॉल थी, अगर आपके पास अभी भी कायम है तो क्या अप्रोच रखें? आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 7:55 ऑन द स्क्रीन। इनफैक्ट मुझे अब भी और ज्यादा ही बुरा लगता है। अब क्या करूं, सेंसिटिव हो लेकिन बुरा लग रहा है। अब भी वीक है, जैसी गिरावट है, अब ट्रेड कर रहा है 755। मुझे सरप्राइज नहीं होगा वो जाकर 710 भी टेस्ट कर ले। तो है तो वीक इंडसइंड बैंक। और मेरे डिस्क्लेमर अगेन, ये मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग पोजीशंस। ओके, अब भी वीक नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक और होल्ड शॉर्ट की राय। और डेज लो पर जैसा कि अभी वीरेंद्र जी मेंशन करते हैं, बैंक्स में तगड़ी गिरावट और पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो ज़्यादा यहाँ पर पेन देखने को मिल रहा है। 3.5% के करीब करीब ये इंडेक्स अब आपको नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 4% से ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। और 22,400 का बिस्तर तोड़ा निफ्टी ने। 22,354 के लेवल पर डेज लो के अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है आसपास। चलिए अब वक्त हो रहा है कैश कॉल का। कैश कॉल लेते हैं फटाफट से और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, अमित सेठ जी से और सोमिल जी से। बताइए अमित जी, कैश के लिए कौन सा स्टॉक? जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे शायद जी चेन्नई पेट्रोलियम के साथ जाऊंगा। ये स्टॉक रिसेंटली अप ट्रेंड में रहा है, 3-4 दिनों का पुल बैक जरूर आया है यहाँ पे। स्टॉक 50 डेमा से होल्ड करके वापस एक रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे हाई जरूर गिव अप किया, बट दैट मेक्स रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 943 का और टारगेट्स रहेंगे 1020 के चेन्नई पेट्रोलियम में। चेन्नई पेट्रोलियम, ये हो गई अमित जी की पिक। गाबा सर, आपका कैश कॉल। बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट, और कैश कर ले जाए तो इंस्टेड ऑफ कैश कॉल ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एंटेलॉप्स। एंटेलॉप्स में लगता है बहुत बढ़िया बेस बना, ट्रेड कर रहा है 572, स्टॉप लगाएंगे 556 का। वेरी गुड चांस 610 पॉसिबल है एंटेलॉप्स। ओके, कैश कॉल अगर आप देखें तो यहाँ पे चेन्नई पेट्रो, अच्छा ये इस चेन्नई पेट्रो की कॉल करते प्रकाश सर की कॉल। आप चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा डीसीएम श्रीराम पर ऑन द बाय साइड। कैश कॉल है और यहाँ पे मुझे लगता है कि जी ये जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है in the last 3 or 4 trading session, trading about 20 and 40 daily moving average, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस प्लीज ट्रिक लगाए इन दिस एनवायरनमेंट। स्टॉप लॉस रहेगा 1080 पर और टारगेट है 1200। ओके, डीसीएम श्रीराम ये हो गई कैश में पिक। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, तो ये पर्टिकुलर काउंट अगर आप देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। अच्छा, बीएल की धर्मेश कांत जी ने जिक्र किया था और डिफेंस पर तो खबर भी थी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का गवर्नमेंट का अप्रूवल, उसने कहीं ना कहीं बूस्ट किया। स्पेशली मैं देख रही थी बीएल पर 1660 करोड़ का और भी ऑर्डर मिला है बीएल को, तो 17 मार्च के बाद 1660 करोड़ का ये दूसरा ऑर्डर मिला है, तो ये भी काफी पॉजिटिव हो जाता है बीएल पर। हालांकि क्योंकि मार्केट ही खराब है तो उसने भी ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई है। लेकिन धर्मेश कांत जी, मैं एक डेटा देख रही थी, स्पेशली स्मॉल कैप का डेटा देख रही थी, और अगर मैं बताऊं तो स्मॉल कैप 100 अगर आप देखें तो इस महीने 12% तक करेक्ट हुए हैं। और डेटा और हिस्ट्री ये बताता है कि पिछले साल भी जनवरी से मार्च में ऐसी ही गिरावट देखने को मिली थी। और 2009 से अगर आप कंपेयर करें पूरा डेटा, तो जब भी ऐसी गिरावट आती है तो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्मॉल कैप शेयरों में ऑन एन एवरेज 64% का रिटर्न मिलता है। तो आपका कन्विक्शन बन रहा है क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट आई है? हालांकि अभी भी ग्लोबल सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा। देखिए शायद आई मीन डेटा अगर आपने 2009 की बात की है तो 2008 से 9 के बीच में मार्केट एक बार वापस अपने हाइस को रिट्रेस किया था। फिर 2010 से लेकर के 13 तक एक मार्केट का डाउन फेज चला था। वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम आई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था और पॉलिसी पैरालिसिस हो रखी थी, गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और 2013 में पहले हाफ में बहुत जोर से करेंसी का डिप्रिसिएशन हुआ, अराउंड 28% रुपये की डिप्रिसिएशन हुई थी। फिर मिस्टर रघुराम राजन सितंबर के महीने में उन्होंने कारोबार संभाला था। फिर उन्होंने बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जिससे एफसीएनआर बॉन्ड इशू किया था, एमएसएफ रेट बढ़ा दिए थे और उसके साथ ही आपका जो गोल्ड इंपोर्ट पे ड्यूटी हाइक की थी, तो वहां से फिर करेंसी 14% एप्रिशिएट हुआ और एक
तेजी का दौर चला। आने वाले 2 साल तक निफ्टी के अर्निंग्स में कोई ग्रोथ नहीं आई थी, बट मार्केट चलना चालू हुआ और फिर मार्केट नए हाई की ओर बढ़ता चला गया। तो मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग उसके नियर अबाउट आ गए हैं। मैं पूरे मार्केट की बात करूंगा, स्मॉल कैप उसमें इंक्लूसिव हो जाता है। यहाँ से ज्यादा डाउन साइड मुझे लगता नहीं हो सकता। न्यूज फ्लो के बेसिस पे 3-4 दिन के लिए मार्केट थोड़ा एग्जैगरेशन करता है, तो हो सकता है 500-700 पॉइंट और फिसले, बट 21,500 से 22,500 के अंदर वैल्यूएशन लेवल काफी इंटैक्ट रखते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 1230-40 के आसपास का हम लोग ईपीएस इस बार FY26 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर जीरो ग्रोथ भी होता है FY27 में, तो भी आप 1230-40 का ईपीएस माने FY27 में, तो भी हम लोग 18-19 के पीए मल्टीपल पे ही ट्रेड कर रहे हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, जो कि 10 ईयर एवरेज के हिसाब से -1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे है। तो मुझे लगता है चांस लेना चाहिए, बट चूंकि ये थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर काफी हावी हो रखे हैं, तो जो भी स्मॉल कैप कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जांच पड़ताल कर ले और ये देख लें कि अर्निंग्स ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में आएगी। अगर ऐसा है, बिजनेस उनके इंटैक्ट है, बहुत ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो 100% यहाँ पर निवेशकों को चांस तो लेना ही चाहिए। ओके, चलिए अब काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी होने वाली है। वायदा कारोबार में बढ़ी हुई एसटीटी की दरें 1 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं। साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर आरबीआई का नया फ्रेमवर्क भी लागू हो रहा है। इन फैसलों का आम ट्रेडर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से फ्यूचर्स पर एसटीटी 150% बढ़ रहा है। जी हाँ, भले 0.02 का 0.05 हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना लेजर देखते भी नहीं हैं, वो दोपहर को शायद या शाम को नोटिस भी नहीं करते होंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में कितना हिस्सा जो है उनका एसटीटी में जा रहा है। प्लीज़ पहले उस प्लेट को वापस रखिए, इसके बाद मैं इस पर आऊँगा। और ऑप्शंस में ये बढ़कर हो रहा है 0.10% से 0.15%। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ट्रेडिंग आजकल ऑप्शंस में ही होती है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के चीफ डिजिटल बिजनेस ऑफिसर आशीष नंदा जुड़े हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। अब वो एग्जांपल रखिए जरा कि अगर आप 1 लॉट निफ्टी का ट्रेड करते हैं तो आपका जो ब्रेक इवन है उसमें क्या बदलाव आने वाला है। और 14.62 लाख का एक निफ्टी फ्यूचर का लॉट है अभी, क्योंकि 22,500 पर हैं हम। अब तो खैर 22,400 हो गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पहले 344 रुपये, अब 862 रुपये। आशीष जी, एक्सप्लेन करिए कि कितने पॉइंट्स का फ़र्क आ गया है निफ्टी में ब्रेक इवन होने के लिए, उसके बाद बाकी बात की बात करेंगे। अनुज, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फ्यूचर्स अलग लेते हैं, ऑप्शंस थोड़ा अलग लेते हैं। फ्यूचर्स में इंक्रीज जैसे आपने दिखाया 0.02 से बढ़ के 0.05 है, थोड़ी 150% इंक्रीज है। ऑप्शंस की इंक्रीज थोड़ी कम है, 10.1% से 0.15 विच इज 50%। तो पहले एक फ्यूचर्स का एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स का इजी कैलकुलेशन के लिए 15 लाख रुपए का पकड़ते हैं। 15 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है। पहले 15 लाख पे जो ब्रोकरेज लगती थी, सॉरी एसटीडी लगती थी, वो थी 0.02%। सो अगर 15 लाख को 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 300 रुपये। तो पहले 300 रुपये थी, जो बढ़ के अभी 0.05 हो रही है, यानी कि 750 हो रही है। तो 300 की कॉस्ट बढ़ के 750 हो रही है, विच इज थोड़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। एक बात समझने की ये है कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे एसटीटी नोशनल वैल्यू पे लगता है, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ प्रीमियम पे लगता है। सो अगर आप एक 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पर प्रीमियम थोड़ा जनरली कम होता है। एक बार एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 10,000 का प्रीमियम है, या हम 20,000 का प्रीमियम ले लेते हैं ऑन द लिटिल हायर साइड। तो 20,000 के ऊपर अगर आपने एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ब्रोकरेज बढ़ रही है 0.1% से 0.15, 50% इंक्रीज है। तो जो 20,000 के ऊपर 0.1% 20 रुपए होता है, ये 20 से बढ़ के 30 रुपए हो रहा है। सो ऑप्शंस में इंक्रीज है 20 रुपए से 30 रुपए, और फ्यूचर्स में इंक्रीज है 300 रुपए से 750 रुपए। तो थोड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है फ्यूचर्स में। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स की इंक्रीज थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम में फ्यूचर्स में थोड़ी इम्पैक्ट हो। लोग फ्यूचर्स की वॉल्यूम छोड़ के थोड़ा सिंथेटिक फ्यूचर्स की तरफ जाएं। ऑप्शंस के थ्रू भी सिंथेटिक फ्यूचर्स बनते हैं, तो ऑप्शंस में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वॉल्यूम ड्रॉप हो सकती है। बट ऑप्शंस की फ्यूचर्स की वॉल्यूम ड्रॉप हो सकती है, बट ऑप्शंस की जो वॉल्यूम है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम अगर ड्रॉप होगी भी, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी वापस आ जाएगी।
अच्छा आशीष जी, मैं आता पूछने के लिए एक मेरे पे बहुत सारे विषय थे आपके इस एक्सप्लेनेशन के एवज में, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि मैं एक ब्रोकिंग हाउस के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता हूँ, मैं एक क्लाइंट की ट्रेडिंग कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता हूँ, ये जो हमारी कॉस्ट फ्यूचर्स पर ऑप्शंस में बढ़ रही है, अगर आप ग्लोबली कंपैरेटिव एनालिसिस करें यूएस या फिर रेस्ट ऑफ एशिया या फिर और इमर्जिंग मार्केट्स में, हमारी ट्रेडिंग कॉस्ट उनके तुलना में आज कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि अल्टीमेटली जो एफआईआई आता है, एफपीआईस की मनी आती है और जो हॉट मनी होती है भाई चेस तो फ्यूचर्स को करती है, सेल फ्यूचर्स को करती है, बाय फ्यूचर्स को करती है। टोटल रिटर्न्स में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आता है। राइट नाउ वी आर अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट कॉस्ट कंपोनेंट के लिहाज से भी। एक तुलना आप इसकी करेंगे जरा क्या प्लीज़? वीरेंद्र जी देखिए, कॉस्ट तो डेफिनेटली थोड़ी हिंदुस्तान की थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक कि नोन फैक्ट है कि इंडिया की कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट की ट्रेडिंग में ब्रोकरेज ही नहीं होती, एसटीटी नहीं होती, एक्सचेंज चार्जेस भी हैं, सेबी चार्जेस भी है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। बट हिंदुस्तान में वॉल्यूम्स कम नहीं है। आई थिंक ऑन द वॉल्यूम साइड जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, आज तक की कॉस्ट सबने एब्जॉर्ब की है। सो फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंगे तो हालांकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, बट आई थिंक ये कॉस्ट हमने एब्जॉर्ब भी की है। तो वही मैं आपको जैसे बोल रहा था कि आई थिंक जो कॉस्ट बढ़ेगी ऑप्शंस में, वो भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट फ्यूचर्स की कॉस्ट रियली थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम होने का चांस ज़्यादा है। ओके, आशीष नंदा जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, ये मार्जिन फंडिंग रूल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? तो श्रेया थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा। आप आरबीआई सर्कुलर की बात कर रहे हैं। आरबीआई का जो सर्कुलर आया था उसके अंदर दो पार्ट हैं श्रेया। एक है इम्पैक्ट जो कि प्रॉप ट्रेडर्स के लिए है, जो ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है कि पहले रिक्वायरमेंट थी बैंक्स बीजी देने के लिए 50% मार्जिन पे काम करते थे। अभी जो नया रूल आया है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% हो गई है। सो आई एम थिंक, लेकिन एक बात यह है कि ये बीजीज 1 अप्रैल से फ्रेश इशू होनी बंद हो जाएंगी, लेकिन जो बीजीज पिछले साल इशू हुई है वो 1 साल का अपना जो पीरियड है वो अपना पूरा करेंगी। सो ये जो इम्पैक्ट है ये 1 अप्रैल को नहीं आएगा, ये इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फुल ईयर आएगा। ओवर द नेक्स्ट 12 महीने ये धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा। एंड ऑब्वियसली एबिलिटी जो है प्रॉप ब्रोकर्स की ट्रेड करने को, पहले वो फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपया देते थे और 200 करोड़ की बीजी बनती थी, अभी 100 करोड़ में 100 करोड़ की ही बीजी बनेगी। सो उनका मार्जिन का जो उनके पास मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट आएगा, बट इम्पैक्ट अगले साल थ्रू द ईयर आएगा। सो ये हुआ एक प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में। ऑन एमटीएफ, वाइल आरबीआई के सर्कुलर ने थोड़ी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं, बट पहले बैंक्स एमटीएफ फंडिंग दे नहीं पाते थे, बिकॉज पहले ना आरबीआई के सर्कुलर में एक क्लॉज था कि जो शेयर्स हैं वो आरबीआई को, बैंक्स को हमें रीप्लेज करने पड़ेंगे। वो रीप्लेज करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो पॉसिबल नहीं थी। सो अभी जो नया सर्कुलर आया है उसने रीप्लेज का क्लॉज हटा दिया है, जिसके कारण अभी ब्रोकर्स बैंक से फंडिंग ले पाएंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे ये थोड़ी टाइटर फंडिंग जरूर है, मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, बट पहले ये फंडिंग अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट को, जो कि अभी अवेलेबल हो जाएगी। सो कहने का मतलब यह है, थोड़ा दरवाज़ा आरबीआई ने खोला है, थोड़ा कम खोला है, टाइट खोला है, बट आई थिंक इट इज़ हमेशा बेटर है कि दरवाज़ा बंद रहे, उससे अच्छा है कि दरवाज़ा खुला रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय मार्केट में वैसी दिक्कत कम थी, जो ये एक और दिक्कत आ गई। खैर, अब अगर ट्रेडिंग कम होगी तो हो सकता है कि लॉस कम हो, ये एक पॉजिटिव वे है ना, पॉजिटिव सोचिए ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा। तो पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव इस तरीके से सोचें कि कम ट्रेडिंग होगी तो लॉस कम होगा, तो ठीक है, क्योंकि अभी तो लॉस है मार्केट में काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं ना। धमाकेदार ऑप्शन के लिए अरुण जी हैं, पंकज जी हैं, जतिन जी हैं। अरुण जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुसार हीरो मोटो को सेल करने की सलाह रहेगी। हीरो मोटो का पुट बाय करें, 5050 का पुट जो अप्रैल सीरीज का चल रहा है 198 और 200 के बीच में चल रहा है, इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा।
245 तक के टारगेट हीरो मोटो के 5050 के पुट में आ सकते हैं, तो शॉर्ट व्यू लेके हीरो मोटो को पुट को बाय करके चल सकते हैं। ओके, 5050 के 198 की अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस है, पुट लेनी है आपको हीरो मोटोकॉर्प की। जतिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हमारा ट्रेड जो रहेगा वो एंजल 1 का 225 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी, जो तकरीबन 11 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। टेक्निकली एक पुल बैक आया था जो 40 डे एवरेज पे आके फिजल आउट हो गया, और आज एक हमें ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो हमें लगता है कि वीकनेस इसमें बढ़ सकती है। इसमें आपको 10 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर में 16 रुपये के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एंजल 1 का आपको 225 का पुट लेना है। पंकज जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक देख रहे हैं आप? इंडिगो के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, क्रूड बड़ा इम्पैक्ट करेगा, 10,000 रुपए तक के टारगेट्स क्रूड में नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है इंडिगो के ऊपर क्लियर होना चाहिए, और क्लीन ब्रेकडाउन दिया है। 3,900 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी अप्रैल का 170 रुपए में। स्टॉप लॉस जो है 145 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 210-230 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, इंटरग्लोब एविएशन 4,000 के नीचे आ गया अभी स्टॉक का। लेकर आइए जरा इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट। अरे क्या 6200 था जब वो FDTL, खैर 6200 से तो पहले ही गिर गया था क्योंकि एक क्वार्टर के नंबर खराब आए थे, लेकिन मान के चलें करीब करीब 5200 था जब वो FDTL के नॉर्म्स आए थे। उसके बाद से ये स्टॉक जस्ट वन वे स्लाइड में $95.15 लेकर आइए एक बार जरा। बाप रे, ये देखिए क्या, ये मतलब मैं सच बताऊँ ना, ये ऑलमोस्ट आई थिंक एक पैनिक हुआ है ये, क्योंकि एकदम जैसे ही आप एकदम न्यूट्रल टेरिटरी में आए, जैसे ही न्यूट्रल टेरिटरी में आए, ये मूव आ गया। और ये चीज़ लोगों को समझनी ज़रूरी है। जब हम सुबह बात कर रहे थे कि ये इस तरीके के मूव्स टिकते नहीं हैं मार्केट में, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे एक नदी है, वो तेज़ी से बह रही है, उसके सामने अगर आप एक गत्ता लगा देंगे तो क्या होगा? मतलब ठीक है, 10 सेकंड के लिए आप खुश हो जाएंगे कि रोक लिया हमने, लेकिन इवेंचुअली तो जो उसका फ्लो है वो उसके हिसाब से जाएगी। और 95.15 इस समय डॉलर रुपये पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि शायद OMC डिमांड हो, FI की सेलिंग हो, या जो भी हो, ये फ्री फॉल में है हम इस समय। इसको मैं यूज़ करूँगा एज अ टर्म, फ्री फॉल। 95.17 मैं मतलब हैरान था देख के। मैं एक्चुअली मैं इनिशियली शायद जब एकदम से रेड में आया था, मैंने अपनी टिकट टीम को अलर्ट भी किया था कि रेड में आ गया, लेकिन वो उस समय समहाउ दिखा नहीं रहा था, 94.77 ही दिखा रहा था। लेकिन जो मुझे बाहर से मैसेज आया कि ऑलरेडी रेड में आ गया है, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से 95.15 जिस तरीके से आया है, इसके अब 2-3 रेपरकशंस होंगे इसके। एक तो ये कि इतना बड़ा RBI का स्टेप आ गया, उसके बावजूद इस तरीके का मूव है, तो फंडामेंटली कहाँ तक हम जा रहे हैं? क्योंकि 90 to 95 जो है वो 2 महीने में आया है रुपये में मूव। तो और कहीं ना कहीं कल ये फॉरगेट अबाउट पिंक पेपर्स, कल ये वाइट पेपर्स की भी हेडलाइन बनने वाली है। डॉलर रुपये 95 हो गया है ना। अभी तक तो क्या था कि हम ठीक है, ज़्यादातर पिंक पेपर्स की कंसर्न होती थी, लेकिन अभी कल सुबह वाइट पेपर्स की भी पहली हेडलाइन बनेगी कि डॉलर रुपये पहली बार 95 के ऊपर आया। और आई थिंक मेरे हिसाब से शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 93.59 वाला 95.50, मतलब इंट्राडे में ₹1.56 का मूव, मुझे नहीं लगता आज तक कभी, मतलब लो टू हाई इस तरीके का मूव आया होगा। 95.20, और ये भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या है ना, इन सब के रेपरकशंस काफ़ी हैं। अब कितना बड़ा नेगेटिव सर, एक तो हमें ये कमजोरी देखने को मिल रही, रुपये ब्रेंट इस तरीके से भाग रहा है मार्केट, कितना बड़ा नेगेटिव देख रहे हैं आप इसको मार्केट के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिना कुछ करे FI का पोर्टफोलियो आज की डेट में 6-7% नीचे पिछले 3 महीने, बिना कुछ करे। मतलब उनके डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स जो हैं वो इस तरीके से आ गए। दूसरा, अब आपका जो रिजर्व है, अब आपको चाहिए फॉरेक्स, और आपको खर्चा करना है। अब आप तेल कंपनियां हैं, इनको लेना है ऑयल, उसकी पेमेंट आपको डॉलर्स में करनी है। तो उस वजह से वो आज हुआ यही कि जैसे ही वो एक आपका एक आर्टिफिशियली करेंसी जो है जो 94 समथिंग पता था, वो 93.5 पर आया, एकदम से लाइन लग गई लोगों की, सबकी लेने एकदम से कि अब आज हमको ये इसमें इस लेवल पे डॉलर रुपये लेना है। तो आई थिंक मैक्रो पूरा हमारा ख़राब होता जा रहा है, और अभी तो हम यहाँ पर रुकें तो गनीमत है ना।
एक सेंस बन रही है कि हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर पे भी ध्यान रखें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भले ही इंटरनेशनली ज़्यादा ना चल रहे हों, लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ पर, क्योंकि अब जो प्राइसेस हैं वो इवन ETF में भी पेग होंगी डोमेस्टिक रेट के हिसाब से, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर। 95-20 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक अभी जो आई थिंक परसों या लास्ट वीक एक और कदम आया था ना, मैं एग्जैक्टली मुझे वो मैं भूल गया वो एग्जैक्टली क्या कदम था, जिसमें हम एक फॉरेन जो रेवेन्यू उसको भी फोरगो करने के लिए तैयार थे। उसका भी मतलब आई थिंक उनका भी सबका एक इम्पैक्ट है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट इस समय आपको देखने को मिल रहा है। खैर, इन सब के बीच में एक स्टॉक है जो ठीक ठाक कर रहा है, वो है वेदांता। एक बार लेकर आइए ज़रा वेदांता, और आज का चार्ट है, लेकिन इसका अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट भी देखेंगे, इस स्टॉक ने ठीक ठाक किया। हाँ, ऊपरी इस तरह से सारे स्टॉक गिरे, लेकिन ये फिर भी अपने आप को रीजनेबली इस मार्केट में होल्ड अप करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में आज बुल वर्सेस बेयर में हम वेदांता की बात कर रहे हैं, और वेदांता पर बुल वर्सेस बेयर के लिए आशीष और नूपुर के पास चलेंगे, और आज आशीष बुल साइड पर हैं, तो आशीष टेक इट अवे। बिल्कुल, और बड़ा एक अनलॉकिंग का वैल्यू अनलॉकिंग का ट्रिगर यहाँ पर बना हुआ है, और मैनेजमेंट खुद कह रहा है, कंपनी के चेयरमैन बता रहे कि अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास वेदांता का एक स्टॉक है, तो आगे जाके 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, इसका एक स्टॉक आपको मिलेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग आप देखें तो एक बड़ा अवसर नज़र आ रहा है। वैल्यू अनलॉकिंग या वैल्यू ट्रैप ये तो सिर्फ समय बताएगा, लेकिन कंपनी डीमर्ज करिए 5 कंपनियां हो जाएगी, लेकिन डेट तो रहने वाला है। करीबन 73,000 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। डेट टू इक्विटी की बात करें 2.12 टाइम्स के आसपास है। कंटिन्यूअस रीफाइनेंसिंग करती है, चाहे वो NCD के इश्यूज हो, लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। और अब तो कंपनी को JP एसोसिएट का भी मामला सामने आते हुए दिख रहा है, उसे वो एसेट भी चाहिए, उसके लिए 17,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। कहाँ से आएंगे? फिर अगर ये जीत भी गई सुप्रीम कोर्ट में तो पैसे कहां से आने वाले हैं? डेट को लेकर फिर कंसर्न्स होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो लेवरेज वाली सिचुएशन है ना, ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आती। नुपुर, कई बार है ना, प्रमोटर के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। अनिल अग्रवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज का नहीं है, काफी सालों का है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लेवरेज बायआउट किए हैं और कंपनीज खड़ी कर दी। हिंदुस्तान जिंक का क्लासिकल केस है, जब उनकी नेटवर्थ भी उतनी नहीं थी, वेदांता का साइज इतना बड़ा नहीं था, और आज अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक का साइज और स्केल कितना बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेट जरूर एक कंसर्न है, रीफाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि रेटिंग एजेंसी लगातार इनकी जो डेट की रेटिंग्स है इससे अपग्रेड करती जा रही हैं। जब भी मार्केट में डेट लेने जाते हैं, इन्हें तो बड़ी आसानी से डेट मिल जाता है। लेकिन कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो एक कंसर्न यहाँ पे हमेशा बना हुआ ही रहता है। सब्सिडी का कैश उनकी पेरेंट कंपनी के डेट के लिए, सर्विस के लिए यूज किया जाता है। होल्डिंग लेवल पर भी देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बने हुए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% से ज्यादा का है। कंपनी डिविडेंड ना पे के अपने डेट भी तो कम कर सकती है ना। अरे स्टॉक में तो पैसा बन रहा है, कंपनी कुछ भी करे, आप 1 साल का चार्ट देखिए कहां से कहां हो गया स्टॉक, उसके बाद आपको 7% का डिविडेंड यील्ड भी मिली है। इससे बढ़िया स्टॉक क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो स्टॉक नहीं चलता है। सिर्फ FY26 में 34 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है 2020 से लेके अब तक। अगर आप देखें तो स्टॉक ने इतने मैसिव डिविडेंड दिए, और उसके साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी है। बढ़िया स्टॉक है। सिक्लिकल बिजनेस है आशीष, आज इसका समय है क्योंकि इतने सारे कंसर्न्स है, वॉर चल रहा है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे, तो एक पॉजिटिव अप ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक के लिए लिखा है। लेकिन जैसे ये रिवर्स होगा तो डाउन साइड भी आपको इक्वली दिखेगी। जितने रिटर्न 1 साल में दिए थे उसके डबल भी हो सकते हैं। इनफैक्ट कमोडिटी का तो कारोबार आपको पता ही है, 4 साल चलता है, 4 साल नहीं चलता है, 7 साल चलता है, 7 साल नहीं चलता है। तो साइकिल को पकड़ना डिफिकल्ट होता है। ग्लोबल प्राइसेस के कंसर्न्स रहते हैं, डिमांड स्लो डाउन होती है, चाइना का इम्पैक्ट रहता है, तो सिक्लिकलिटी का एक कंसर्न बहुत बड़ा है स्टॉक के लिए। कितनी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कंपनी, और अब आपके पास तो अप्रैल के बाद विकल्प भी हो जाएगा कि अगर आपको एल्यूमिनियम पसंद है तो आप एल्यूमिनियम वाली एंटिटी ले लीजिए, अगर आपको कॉपर पसंद है तो कॉपर ले लीजिए। जो कोर्ट केसेस होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आते। साइज और स्केल की कंपनी है, पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेज, हिंदुस्तान जिंक में इनकी हिस्सेदारी, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी चलता रहता है नुपुर, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, फाइनेंशियल्स पर फोकस करिए। इन्वेस्टर्स का ध्यान जाता है कोर्ट कचहरी पर। बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग यहाँ पे अगेन डिबेट। और नुपुर, आज आप बेर बनी थी तो परिधान ये था, इसीलिए आप बेर बनी क्या? बिल्कुल, रेड। खैर, लेकिन सर एक चीज जो नुपुर की सही है, दैट इज वेरी सिक्लिकल, और जैसा आशीष कह रहे हैं कि जो डीमर्जर होगा वो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग, आप किस साइड है? मैं उस साइड हूँ जिस साइड मार्केट होता है। तो और मेरा ये मानना है कि मैं इसमें अनएडल्टरेटेड बुल साइड पर हूँ, क्योंकि देखिए वेदांता भारत का सबसे अच्छा मेटल्स प्ले है, और
एक होता है परसेप्शन, एक होती है रियलिटी। परसेप्शन, लोगों ने अनिल अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ बनाए हैं। रियलिटी ये कि जितनी वेल्थ उन्होंने जनरेट की है वो ना टाटाज ने जनरेट की है ना बिरलास ने जनरेट की है। हम जब भी बात करते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट की या इन सब चीज़ों की, एक सब बिजनेस में जब भी बात होती है, अवार्ड्स की जब भी बात होती है, हम या तो टाटास की बात करते हैं या बिरलास की बात करते हैं। अनिल अग्रवाल की कोई बात नहीं करता। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, स्क्रैप डीलर थे एक, बिहार से आए, स्क्रैप में काम किया, उन्होंने देखा कि यहाँ से पैसा बन सकता है। इनफैक्ट अगर आप कहें तो अनिल अग्रवाल की स्टोरी इज़ वेरी सिमिलर टू धीरू भाई अंबानी की स्टोरी एक तरीके से अगर आप देखें तो। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया, और ऐसे सेक्टर में किया जहाँ पर कंपटीशन बहुत था, ऐसे सेक्टर में किया जहाँ रेगुलेशन बहुत थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके भी फेजेस आए हैं जिसमें बीच बीच में, वो कोविड का टाइम था, 100 रुपये 92 रुपीज़ के करीब का ऑफर था उनका वेदांता को डीलिस्ट कराने का। 87 रुपीज़ मार्केट का रेट आ गया था। ऐसी एनालिसिस में जब प्रमोटर सामने से आपको 92 देने को तैयार है, तब भी 87 पे था। वहाँ से 200 रुपये डिविडेंड दे चुका है और 6 गुना स्टॉक हो चुका है। 100 रुपये वाला 650 हो गया और 200 रुपये डिविडेंड दे दिया, 200 या 250 रुपये जितना मर्जी मिला के, तो 9 या 10 गुना हो गया। लंबा लॉन्ग टर्म का चार्ट उठा के देख लीजिए वेदांता का, हर टाइम फ्रेम पे इसने आउट परफॉर्म किया है। ये हाँ, सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं तो करेक्शन भी इसमें ब्रूटल आती है, लेकिन इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा वेल्थ बनी है। और मैं कहूँगा कि इवन मेटल्स छोड़ दीजिए, अदर निफ्टी कंपनियों के मुकाबले भी इसने अच्छा पैसा बना के दिया है, तो मैं इसमें बोलूँगा। हाँ, इसमें ये डिबेट हो सकती है कि इस समय आप बुल बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, ये टाइमिंग करना चाहते हैं आप या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट की हिस्ट्री देखूँ, चाहे 20 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने बहुत पैसा जनरेट करके दिया। एंड आई होप कि आगे भी करते रहें। आशीष नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ ये जुड़ने के लिए और इस शानदार बुल वर्सेस बेयर डिबेट के लिए। अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे पंकज जी से, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण मंत्री जी, और मिड कैप मंडा के लिए धर्मेश कांत जी हैं हमारे साथ। तो पंकज जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन आज के लिए। ग्रासिम का 2500 का पुट काफी बढ़िया लग रहा है। अप्रैल का पुट 64 रुपीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है उसको 50 रुपीज का मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर 88 रुपीज के टारगेट विटनेस हो सकते हैं सर। ओके, चलिए अब चलते हैं इस ऑप्शन ट्रेड के बाद सौमिल जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ ऑन द सेल साइड आइशर मोटर्स। ओवरऑल बजाज ऑटो, M&M, आइशर मोटर्स, इनफैक्ट इवन टीवीएस मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स खराब लग रहे हैं। आइशर मोटर्स में 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे एक्सपोनेंशियल उसके नीचे आज टिक गया है और ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है जो हमने लास्ट 1 महीने में देखा है। प्रीवियस वीकली स्विंग भी नीचे की तरफ टूटा है, so मुझे लगता है कि एक शार्प सेल ऑफ्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। टारगेट्स नीचे में 6100 पर और ऊपर में स्टॉप लॉस रखना है 6810। ओके, आइशर मोटर 2 बार जिक्र हो गया, इसका शॉर्ट करने की राय यहाँ पर। चार्ट का चमत्कार अरुण जी, कौन सा स्टॉक? श्रेया जी, मेरा भी शॉर्ट साइड ही रहेगा। ऑटो सेक्टर में से M&M को सेल करने की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, 2974 के आसपास फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। 3022 का स्टॉप लॉस लगा के M&M को सेल करने की सलाह है। 2892 तक के टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं। एक क्लियर वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है मोमेंटम नीचे की तरफ है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है 70 से 80 रुपए की डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक में आ सकती है। ओके, अच्छा, मीनवाइल मिड कैप फंडा पे आऊँ इससे पहले एक बार जरा आप मार्केट देखिए, निफ्टी 22300 भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है। आई थिंक इंट्राडे में 22302 का लो है। और एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए, जरा ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मतलब निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है। और वीरू, आपने मुंह से 2000 बोला था और आपने कहा था कि मैं शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं उसमें बोलने वाला था कि वीरू आपके मुंह से निकल गया 2000, तो 2000 दिखा देगा आज ये स्क्रीन पर। और देखिए, आपकी थोड़ी सी बात को रख के और 100 पॉइंट नेम के ऐड ही कर दिए उसने, 2000 का 2100 कर दिया कि चलिए वीरू के मुंह से 2000 निकला था तो इसको 2100 कर देते हैं ताकि ना वीरू भी खुश रहें। और 50,180 पर,
हाँ 1800 का 2000 बोला था, 1800 का 3600 बोल देता तो और दिक्कत हो जाती है ना। हाँ नहीं, फिर आपके उसको करने के मूड में है, हाँ बाजार को उसको करने के मूड में है। नहीं, वो अगर आपने बोल दिया होता तो फिर मैं आपको बोलता थोड़ा आज ऑफिस से निकले तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ निकलें। अगर आपने 1800 का 3600 बोल दिया आज थोड़ा सा। अनुज, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे वो ना एक्सपायरी का थोड़ा बहुत फैक्टर था, लेकिन थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज रही 12-1 बजे तक, लेकिन उसके बाद अनुज कंप्लीट क्रैक है ना। कंप्लीट देखिए बात वही है ना सारी की सारी की किसकी हिम्मत है इस मार्केट में 2 दिन की पोजीशन रखने के लिए। आप 22,300 के भी नीचे आ गए अब हम, है ना। और सच बताऊं तो शॉर्ट वालों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अगर आपने इस मार्केट में शॉर्ट किया है, और इस चीज़ को समझना और लोगों को समझाना ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स आपको देखने होते हैं मार्केट में। जैसे ही आपको लगने लगे ना कि बस अब ज़्यादा उछल कूद मच रही है, मतलब वापस मार्केट गिरने को तैयार है शॉर्ट साइड पर, वो 2 दिन की रैली में लोग खुश होने लग जाते हैं। 2 दिन की रैली में लोगों को लगता है कि बस सब कुछ हो गया, बॉटम बन गया, पकड़ लिया हमने बॉटम। ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में। बेस फॉर्मेशन में भी अभी तो मार्केट में बेस फॉर्मेशन होना है, अभी तो मार्केट में प्राइस डैमेज होगा, उसके बाद एक मार्केट टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नॉर्मली मार्केट में एक रिकवरी आती है। खैर मिड कैप फंडा रह गया इस बीच में धर्मेश जी का। धर्मेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। मुझे अभी भी चाहिए इस मार्केट में मिड कैप फंडा। बिल्कुल चाहिए, इस मार्केट में तो ज़्यादा ज़रूरत है धर्मेश जी। देखिए एक होती है ट्रेडिंग की व्यू, वो है, लेकिन स्टॉक्स तो रखने ही है ना आपको, मतलब लिस्ट में, मतलब भले आज ना लें लेकिन इन्वेस्टर से कम रेडार पे तो रहे। जी बिल्कुल जी, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे वेल्समन कॉर्पोरेशन काफ़ी अच्छा लगता है। पाइप बनाने वाली कंपनी है, लाइन पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है, जिसका आपको पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, तेल के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। इसका प्रेजेंस इंडिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है और यूएस में भी है। यूएस में भी इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और अभी डेटा सेंटर का जब से काम आया है, तो नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए जो पाइप का रिक्वायरमेंट आएगा, वहाँ भी इनको काफ़ी बिजनेस मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 23,000 करोड़ से प्लस का इनका ऑर्डर बुक है, और बिजनेस ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स अभी तक अनअफेक्टेड रहे हैं, और इनका ये मानना है कि अगर ये चीज़ सुधरती है तो आने वाले दिनों में इनको ज़्यादा काम वहाँ पर मिलने वाला है। बिकॉज एक तो पाइप के थ्रू ऑयल सप्लाई होगी, उसका एडवांटेज मिलेगा, और दूसरे रेस्टोरेशन का एडवांटेज मिलेगा। हम लोग का 1 साल के नजरिए से जो प्राइस टारगेट लिया गया है अराउंड 1100 का है। तो इस अभी के भाव पे या थोड़ी भी गिरावट आती है तो वहाँ पर खरीदने की सलाह रहेगी। अनुज जी बस एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो करेंसी वॉलेटिलिटी है और जिस तरीके से ऑयल डिमांड ओएमसीज का बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सब मेजर्स से ये सब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगा नहीं। और कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो जिन लोगों को ऑफिस नहीं जाना है, गाड़ियाँ चलाने की जरूरत नहीं है रोड पे, आप वहां से करें, तो हो सकता है कि 5 बिलियन बैरल की जगह नहीं आपको नहीं 3 या 4 बिलियन बैरल का नहीं, बात आपकी सही है। नहीं, बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूँ इस बात से, इन प्रिंसिपल। लेकिन मेरा मानना ये है, और ख़ासतौर से हमारे जैसे देश में अब समय आ गया है कि हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना, जैसे मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं सिर्फ मेट्रो लेता हूँ, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है मेरे पास। मुझे याद है जब मैं रजौरी गार्डन में, मेरा दिल्ली में घर है श्रेया, नोएडा में ऑफिस है ना, अगर गाड़ी लो तो 2.5 घंटे लग जाएं, और मेट्रो में वही काम 45 to 50 मिनट में हो जाता था। तो पीस ऑफ माइंड भी है, पेट्रोल भी बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। तो मैं आज की डेट में भी अगर दिल्ली ऑफिस का काम करता हूँ तो मैं मेट्रो लेता हूँ, अगर मैं अपने घर में। हाँ, तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम खैर एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा जरूर। देखिए एक देश जो है ना, एक देश पता है कब प्रोग्रेस करता है, जब उसके रिच और एफ्लुएंट पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू करते हैं, ना कि पुअर एंड मिडिल क्लास। पुअर एंड मिडिल क्लास के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो करना ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़। आप जैसे फॉर एग्जांपल लंदन चले जाएं, लंदन में जो ट्यूब सिस्टम होता है उसमें आप बड़े बड़े CEOs को देखेंगे, वो अपना जैकेट कोट वगैरह पहन के आते हैं, अपना अखबार उठाते हैं और ट्यूब में चले जाते हैं। सेम होता है न्यूयॉर्क में सबवे में, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फंस जाएंगे ट्रैफिक में तो बुरा फंसेंगे। तो आई थिंक एक एज अ कंट्री इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस लेवल पर लेके आएँ जिसमें हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहे। तो उससे अपने आप आपके, स्पेशली अगर आप एक इतने ज़्यादा इंपोर्टर हैं फ्यूल के, अपने आप आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, अभी नीड ऑफ एनर्जी, बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो नीड ऑफ द आवर है, उस हिसाब से मैंने ये बात कही थी कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है, वो तो आप जरूर करें,
बट अगर ये मेजर आप ले ले तो ये 10-15 दिन के अंदर ही काफ़ी आपको कंट्रोल रिवर्सल आते हुए दिखेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल रमेश जी, चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ देवेंद्र चौकसी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। चलिए फटाफट एक काम कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आएगा कल की छुट्टी के बाद परसों, ऑटो सेल्स। सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ऑटो सेल्स से। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो बुधवार को आपको मार्च का ऑटो सेल्स जो कि होल सेल्स होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो अभी तक का सिनारियो उसके अनुसार मार्च में कोई भी डिमांड फ्रंट पे कोई भी कमज़ोरी नहीं देखी जा रही है। वेस्ट एशिया वॉर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, और जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो सारी कंपनीज बोले कि प्रोडक्शन अभी तक नॉर्मल है, लेकिन अगर जो गैस सप्लाई शॉर्टेज का इशू प्रोलॉन्ग हुआ तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे दिखने लगेगा। और मार्च में एक और चीज़ जो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, इस बार आपका नवरात्रि लास्ट ईयर के अपेक्षा पहले था, तो उसमें भी मार्च से पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। सारे सेगमेंट से हम डबल डिजिट ग्रोथ देख सकते हैं। पीवी में 10%, टू व्हीलर 18%, सीवी सेगमेंट में 12% का ग्रोथ देख सकता है, और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी 12% का ग्रोथ देख सकता है। अगर जो कंपनीज वाइज बात करें तो टू व्हीलर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड, यहाँ इसमें डबल डिजिट का ग्रोथ देखा जा सकता है, और अगर जो हीरो मोटो की बात करें तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ दिख सकता है। अगर जो फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो मारुति, महिंद्रा ऑटो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में डबल डिजिट ग्रोथ देख सकता है। टाटा मोटर्स पे भी आउट परफॉर्म करेगी, और हंडे की जहां तक बात है वहां पे फ्लैट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कमर्शियल व्हीकल में भी दोनों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी महिंद्रा और ट्रैक्टर सेगमेंट 12% का ग्रोथ दिखा सकता है। चलिए शुक्रिया सुदर्शन। अब देवेंद्र चौकसी के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र जी, एक पैनिक वाली फॉल मार्केट में अब आ रही है, क्या लग रहा है आपको? अभी इस मार्केट में कैश में बैठे रहें या बाइंग करें या शॉर्ट करें इस मार्केट में, व्यू क्या होगा? या अनुज, गुड आफ्टरनून। वेल, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक यहाँ पे जब भी पैनिक फॉल, इतने सालों का एक तजुर्बा ऐसा बताता है कि जब भी मार्केट के अंदर पैनिक फॉल आई है तभी मार्केट ने बॉटम बनाया है। नाउ वी विल इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन कि ये टाइम के अंदर पैनिक फॉल के अंदर बॉटम कहाँ बनेगा। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये बॉटम बनाने के लिए एक जो कैपिचुलेशन होना चाहिए वो कैपिचुलेशन अभी तक हुआ नहीं है। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, क्योंकि वो कैपिचुलेशन होता है तो इतना गिरावट के बाद एक शार्प फॉल आ सकता है, एंड दैट फॉल वुड बी द टाइम टू बाय इनटू द मार्केट। नाउ कैपिचुलेशन के साथ में निफ्टी कितना गिर सकता है आई थिंक थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, बट आई थिंक वन शुड नॉट गेट आई थिंक द व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट एंड एज अ पैनिक व्यू कि करीबन आपका 22,300 का जो एक लेवल है वो लेवल ब्रेक करके जब भी निफ्टी नीचे जाता है थियोरिटिकली उसको 21,600 या 21,200 के आसपास आने की जगह हो जाती है। शुड नॉट बी टेकिंग दिस एज अ पैनिक कॉल फ्रॉम माय साइड, बट जनरली कैपिचुलेशन जब भी होता है पैनिक सिचुएशन के अंदर तभी एक बार मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, एंड दैट रिएक्शन आई थिंक कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगर पॉजिटिव तरफ देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट के अंदर अभी तक का जो फॉल आ चुका है उसके अंदर वैल्यूएशन काफी हद तक आई थिंक अट्रैक्टिव हो चुके हैं। निफ्टी करीबन 1 ईयर फॉरवर्ड के बेसिस के ऊपर अगर मैं चलता हूँ मान के कि 14-15% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ चालू रहेगा, इवन इफ सम पार्ट ऑफ द मॉडरेशन हैज टू टेक प्लेस इन दैट अर्निंग ग्रोथ, स्टिल आई थिंक द निफ्टी इज कोटिंग एट अराउंड 17 टाइम्स के आसपास प्राइस अर्निंग रेशियो के आसपास। सो ये 17 टाइम्स का जो प्राइस अर्निंग रेशियो उसका सेक्रेसेंट ये है कि पिछले कई सालों में देखा गया कि जब भी निफ्टी ने लेवल टच किया है वहां से निफ्टी सुधरा है, वहां से उससे बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट की है। तो मेरे ख्याल से वी शुड बी कॉलिंग दैट आई थिंक दिस पर्टिकुलर फेज वेरी नियर टू मेकिंग अ बॉटम। कुछ भी पॉजिटिव कारण आता है तो मार्केट आपको चांस बिल्कुल नहीं देगा। आई थिंक गैप अप के साथ में मार्केट बिहेव कर सकता है, वो भी हमें पता है। तो शायद आई थिंक ये पीरियड जो है वो पेनफुल पीरियड है, उसके अंदर आपको थोड़ा संभल के पेशेंस रख के रहना पड़ेगा। Maybe those who are wanting to deploy cash, small and systematically small amount should be invested in good quality stocks. Don't punt into I think some of the unknown stocks. But good quality stocks के अंदर आपको शायद एक opportunity मिल सकती है if you are putting money in gradual manner. अच्छा देवेंद्र जी, मैं शायद मेरा प्रश्न इस वक्त कुछ और होता, लेकिन मैं
पूछते पूछते रह गया वो प्रश्न, मैं एकदम से दूसरे प्रश्न पे डेविएट कर रहा हूँ। अमूमन ऐसे एनवायरनमेंट में शायद प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एक हैच प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अभी वो भी क्रैक हो रहा है। एक बार MCX गोल्ड रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। आपका टेक क्या है इस वक्त? आई मीन वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ 1.82, गोल्ड अब करीब करीब 138 की ट्रैजेक्टरी में है। गोल्ड अपना किरदार किस तरीके से निभाएगा आने वाले कुछ वक्त में? आप रुपी को देखिए, आप क्रूड को देखिए, आप डॉलर को देखिए, आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को देखिए, इस वक्त आपको गोल्ड का किरदार कैसा लग रहा है? वीरेंद्र, आई थिंक पहले भी हम एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी आई थिंक गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़े हैं, उसके अंदर ज्यादातर प्रभाव डिमांड साइड टू सप्लाई साइड इक्वेशन का रहा है। Whenever I think the situation of higher demand versus shorter supply has happened for a variety of reasons, I think these commodity prices have moved up. ये टाइम के अंदर जो दिसंबर जनवरी के अंदर जो क्रेजी मूवमेंट आई थी गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, उसके अंदर अंडरलाइंग एजम्पशन कुछ अलग था कि सेंट्रल बैंकर्स विल बी रशिंग इनटू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। अगर ये जो मायने नहीं रखता है तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के दाम पीक आउट हो चुके हैं। हमने पहले भी बताया था इस चीज को कि पीक आउट हो चुके हैं। कितना गिरना चाहिए या कितने नीचे लेवल के ऊपर एफोर्डेबल होना चाहिए, अगेन इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आई थिंक हाउ द बैंकर्स आई थिंक आर टेकिंग द व्यू ऑन द सब्जेक्ट। मैं नहीं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक डिमांड गोल्ड या सिल्वर की एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर की ऑर्गेनिक डिमांड आई थिंक ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द GDP ग्रोथ ऑफ द कंट्री उसके साथ ही बढ़ेगी। तो शायद ये व्यू रखते हैं तो मेरे ख्याल से गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर पीक आउट हो चुका है। Correction in the fall, I think it will be a subject matter of how the view is taken on further buying it. But as of now, collateral damage has happened so much that शायद I think ये कहना मुश्किल है कि I think gold and silver के अंदर नए फंड एलोकेट होंगे, because equity ने काफी हद तक collateral damage किया हुआ है, तो शायद उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। निफ्टी ने लगभग आप समझिएगा कि 22,343 और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 2000 पॉइंट नीचे। अनुज, इस क्लोजिंग पर अच्छा है, कल हनुमान जयंती है, एक दिन तो कम से कम रेस्ट लेने का मौका मिलेगा। क्या अप्रोच रखें बुधवार के लिए? हनुमान जयंती कि महावीर जयंती? कल महावीर जयंती है ना, कल महावीर जयंती सर, महावीर जयंती। हाँ, मंगलवार का मिक्स हो गया इसलिए। हाँ नहीं, खैर कोई बात नहीं, कल महावीर जयंती है और इस वजह से मार्केट्स बंद है। तो सबसे पहले तो हमारे सभी जैन व्यूअर्स को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक बात है मार्केट पे अप्रोच की, अगर आपके पास पुराना शॉर्ट है वीरू, पुराना शॉर्ट से मेरा मतलब है वो जो 24,800 वाला हो या वो 24,300 वाला रॉक सॉलिड सपोर्ट वाला हो, कोई भी हो, मतलब अगर वो है तो कैरी करें, फिर तो कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आज शॉर्ट लिया, जो सुबह आज हमारी बात हुई थी कि पहले 10-15 मिनट की रिकवरी फेल होने के बाद आप शॉर्ट करें, अगर आपने वो वाला शॉर्ट लिया उसको आप आज की आज निपटा के जाएं। क्यों? क्योंकि 2 दिन का न्यूज़ आ रहा है, अब 2 दिन की उस न्यूज़ में अब पता नहीं ना कौन क्या खबर आ जाए, तो उसका इन दैट केस अच्छा। लेकिन एक और चीज़, लॉन्ग करने की गलती मत करें। बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं एक अटैम्प्ट कर लेता हूँ लॉन्ग करने का, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आ जाए, अगले 2 दिन में मार्केट ओवरसोल्ड है और थर्सडे को हो जाए वाकई में पॉजिटिव शुरुआत, वेडनेसडे को, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना है हमको, है ना। 2 दिन का ग्लोबल रिस्क है, वो लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा ट्रेंड नीचे का है, इस चीज़ को समझ के चलिए आप कि बड़ा ट्रेंड नीचे का। अगर गैप अप हो भी गया तो उसके फेल होने का रिस्क रहेगा। जैसे आज RBI, मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आज का डॉलर रुपये का चार्ट देख लीजिए आप। अब अगर आपने मान लीजिए आप डॉलर रुपये पे आप जो लोग शॉर्ट थे, एक बार तो तुमको सुबह लगा होगा यार ये तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ गया, लेकिन टिका क्या, वो नहीं टिकाना। ऐसे ही अगर इंडेक्स में भी जो गैप अप्स होते हैं उनके टिकने के चांसेस इस समय बहुत कम होंगे। चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, बताइए कहाँ से क्या फीडबैक मिला डीलर से? सर फीडबैक तो यही है कि सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, चाहे वो HNI डेस्क हो, फैमिली ऑफिस से इंस्टीट्यूशन, सब तरफ ही सेलिंग प्रेशर फिलहाल बना हुआ है। इनफैक्ट आज लास्ट डे फाइनेंशियल ईयर का, तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। NAV के एडजस्टमेंट्स हो, जो साथ ही साथ जो टैक्स हार्वेस्टिंग होती है उसके भी एडजस्टमेंट्स फिलहाल जो है वो डेस्क पर देखने को मिल रहे हैं। 2 ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे फ्रेश जो है शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, वो है ऑटो और रियल्टी। दोनों ही सेक्टर्स के स्टॉक्स में जो है वो फ्रेश बिकवाली पिछले आधे से 1 घंटे में देखने को मिली है।
जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बाइंग के लिस्ट में आपको मेटल के स्टॉक नजर आएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है नैल्को। इंस्टीट्यूशनल की बाइंग यहाँ पर देखने की मिल रही है और डीलर्स की तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन इस बार नैल्को पर आती हुई दिखी है। ओके, डीलर्स की तरफ से ये दो स्टॉक्स, एक सेल साइड की ट्रेड साथ ही दूसरी बाय साइड की। स्क्रीन पे आएंगे रियल्टी पैक, नैल्को और रियल्टी और ऑटो पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ। चलिए अब हमारे पैनल क्या डिस्कस कर रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो अमित सेठ जी, आपसे शुरुआत, वेडनेसडे के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक? शेयर जी STBT रहेगा। DLF के फ्यूचर्स में DLF में एक वीकनेस बनी हुई है, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं। फ्यूचर्स में लगभग DLF का प्राइस है 504 के आसपास। इसे शॉर्ट करना है, 494 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 509 रुपीज का। ओके, DLF शॉर्ट। और आप चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा ऑन द सेल साइड पेटीएम। आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था पेटीएम, मुझे लगता है ये कैरी करना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं इसके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों थोड़े से रिवाइज कर रहा हूँ। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि ये 875 तक टारगेट्स दे सकता है और आज का जो हाई है उसके आसपास ही एक स्टॉप लॉस लगाना है, दैट इज 1000। पेटीएम में मुझे लगता है कि एक बड़ा स्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो इसमें मीडियम टर्म में भी मुझे खासी गिरावट लग रही है। गाबा सर, आपकी क्या रहेगी ट्रेड कल के लिए? मेरे ख्याल से शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ट्रेड करा 1307, स्टॉप लगाएंगे 1315 का, करीब 3 और 5, यस 8 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट होना चाहिए 1290, 1280। मेरे ख्याल से स्लाइड स्लिप होने के चांसेस हैं टोरेंट पावर। ओके, टोरेंट पावर। अरुण जी, वेडनेसडे के लिए कौन सा स्टॉक? जी श्रेया जी, एक BTST करने की ट्रेड रहेगी। डीमार्ट को लेने की सलाह रहेगी। अराउंड डे हाई के आसपास चल रहा है, 3958 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छे मोमेंटम है और यहाँ से 4025 तक के टारगेट डीमार्ट में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 3931 के आसपास लगा के चलें। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट। और पंकज जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, डीमार्ट के ऊपर ही नजरें थी, लेकिन अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में जाना चाहूंगा। सेल कॉल रहेगा STBT के साथ में 247.50 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1% का रखना है 250 का। नीचे मुझे लगता है कि ये 238 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। ओके, मीनवाइल स्टॉक्स को देखकर लग रहा है कि एक स्टॉक स्प्लिट ना मार्केट ने अपने आप कर दी है उनकी। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए जरा। आधा हो गया ये, आधा तो 52 वीक हाई से हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से तो आई थिंक और भी ज़्यादा हो गया। और सिर्फ इस साल में श्रेया, सिर्फ इस साल में 23% गिरा है। सोचिए मतलब क्या, मतलब किस तरीके की पिटाई हुई है यहाँ पर। फटाफट वीरू के पास चलते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वीरू, आज की मार्केट बेट कैसी रही? रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे आज की मार्केट ब्रेथ, और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ कंप्लीट लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंड होकर अगर आप देखें तो और इनफैक्ट शॉर्टिंग, दो चीज़ें रही आज स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे आएगा स्टैट्स। देखिए, थोड़ा डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो देखने का पर्सपेक्टिव नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डेटा सर एक फोटो लेके रखिएगा इसकी, ये दिन भी काम आएगा, यकीनन काम आएगा। जब अच्छे दिन आएंगे लौट के तो ये दिन भी दिखाएंगे आपको। लॉन्ग जीरो, ये भी इंडिकेटर है सेल्फ। एक लॉन्ग जीरो, शॉर्ट कवरिंग 16 में, शॉर्ट जीरो और लॉन्ग अनवाइंडिंग 195 में। लॉन्ग अनवाइंडिंग इसलिए अगर आप दिखाई दे रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। सारे अगर आप देखें यहाँ से लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं यहाँ पर। नाल्को में शॉर्ट कवरिंग, सेल में शॉर्ट कवरिंग, हिंडाल्को में शॉर्ट कवरिंग और ONGC में, पेट्रोटेल एनर्जी में। तो मेटल्स बास्केट और एक अगर आप देखें क्रूड की तेज़ी ONGC को भाती हुई, यहाँ पे आज जो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग यूनियन बैंक, SBI कार्ड्स, आरबीएल, सिंजन, IRFC। और आपको इन जब हम कल सुबह रोलोवर के स्टैट्स की बात कर रहे होंगे आपको सब कुछ इस पर प्रभाव नजर आएगा। अनुज, ओवर टू यू। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी स्टोरी की। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE के IPO की फॉर्मल प्रक्रिया शुरू हो गई है। NSE ने शेयर होल्डर्स को OFS का नोटिस भेजा है और एक तरह से IPO की औपचारिक शुरुआत है। आशीष से जानते हैं इनकी डिटेल्स। आशीष, बताइए।
देखिए मच अवेटेड है, लंबे समय से इंतजार है और क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे रिटेल निवेशक हैं जिनके पास NSE का स्टॉक है और आज उन्होंने देखा होगा कि उनके पास एक खास ईमेल आया। दरअसल ये ईमेल बता रहा है कि अब NSE के IPO की प्रक्रिया और तेज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दरअसल OFS के लिए यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन का ईमेल यहाँ पर सभी शेयरधारकों को देखने को मिला है, जिनमें आप देखें तो जून 15, 2025 के बाद से जिन्होंने NSE के शेयरों में खरीदारी की है वो इस एग्जिट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हुए नजर आएंगे और जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं वो टेंडर कर सकते हैं अपने शेयर अप्रैल 27, 2026 यानी इसी साल में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद देखिए तो बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इस OFS के जो भाव है इसका ऐलान किया जाएगा। अब दरअसल आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक तो NSE की प्रक्रिया IPO की बड़ी तेज हो चुकी है, एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और साथ में जो शेयरधारक हैं जून 15 के बाद जिन्होंने खरीदारी की थी उनको एक अवसर मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है कि वो अपने स्टॉक्स को बेच सकें। कारण ये कि एक बार IPO आ गया, लिस्टिंग हो गई तो उसके बाद देखें तो प्री IPO जो लॉक इन होता है तकरीबन 6 महीने का वो लग जाएगा, तो 6 महीने तक जो निवेशक होंगे वो बेच नहीं पाएंगे, तो इसे एक एग्जिट की तरह देख सकते हैं। हालांकि प्राइस आप देखें तो अनलिस्टेड मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डिविएटेड नजर आएगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस IPO की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ गया है। ओके, शुक्रिया आशीष, जानकारी के लिए। एक बड़ा कदम फिलहाल IPO की प्रक्रिया में हमने समझ लिया। आपसे मात्र 3.5 मिनट रह गए हैं इस क्लोजिंग को और काफ़ी ख़राब क्लोजिंग आज के सेशन की होगी मार्केट की, लेकिन मैं कुछ इनफैक्ट काउंटर्स देख रही थी। अरुण जी ने अभी मेंशन किया था कि डीमार्ट एज अ BTST ले जा सकते हैं। एक बार डीमार्ट का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। और सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, आज दरअसल जो CLSA की रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी अग्रेसिव थी। अग्रेसिव टारगेट प्राइस 6185 की टारगेट प्राइस आए हैं, तो काफ़ी अग्रेसिव। और जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, 39 स्टोर्स सिर्फ मार्च क्वार्टर में खोले गए और इस पूरे साल देखें तो 66 स्टोर्स खोले गए। सर, आपने ट्रेंड का जिक्र किया, एवेन्यू सुपरमार्ट जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है वैसे ट्रेंड में भी हमने देखा वहाँ पे भी स्टोर एक्सपेंशन हुआ। ज़ूडियो वेबसाइट की हमने लगातार क्वार्टर्स में भी बात की है, लेकिन क्या दिक्कत आपको ट्रेंड में नज़र आ रही है जो एक्चुअल में वैसा रिवॉर्ड नहीं कर रहा है मार्केट्स को? महंगा स्टॉक है, मेन तो ये है। और ग्रोथ लोगों ने प्राइसिंग कर दी थी 60-70% की, अब ग्रोथ आ रही है 25% की। अब ट्रेंड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो ट्रेंड का स्टॉक दिखाएं प्लीज़। तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ का इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से। एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंड में जो एक फ़र्क हो रहा है वो ये है कि एवेन्यू सुपरमार्ट अब लोगों को लग रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा है, और थोड़ा सा एक मार्केट में बात भी है कि ये बहुत जल्दी ही क्विक कॉमर्स में उतरेंगे एक पार्टनर के जरिए, क्योंकि इनके पास जो डेटाबेस है वो शायद ही किसी के पास हो। और इन टर्म्स ऑफ जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डार्क स्टोर अगर इनको बनाने हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा यही चीज़ बना सकते हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, वो शायद इनको किसी एग्रेसिव प्लेयर से मिल जाएगा। तो आई थिंक, लेकिन ट्रेंड ना शायद मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अपने खुद के, जैसे कहते हैं ना, विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस, इतना चल गया था ये स्टॉक कि शायद उसी का एक विक्टिम बन गया था। इस वजह से आपने शायद इस तरीके का मुंह देखा इस ट्रेंड पे। राइट, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और 446 अंक नीचे क्लोज, 22,373 के लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी 1800 अंक नीचे और काफ़ी ख़राब क्लोजिंग स्मार्ट सीरीज़ की। ओवर टू यू सर, बिग वॉल पे समझते हैं कैसी रही आज की क्लोजिंग? बिल्कुल। ओके, चलिए बिग वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। निफ्टी करीब 450 पॉइंट नीचे था, हालांकि डे लो से थोड़ी रिकवरी हुई। डे लो तो 22,300 के भी नीचे था। 450 पॉइंट की गिरावट के साथ हम बंद हो रहे हैं 2% निफ्टी पर। लेकिन आज का कल्प्रिट था बैंक निफ्टी। देखिए 50,000 के हम करीब आ चुके हैं काफ़ी, और 3.5% 1900 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में, ये आम नहीं है, नॉर्मल नहीं है। और निफ्टी IT ये भी 1.5% नीचे था। मिड कैप देखिए 2.25%, स्मॉल कैप 2.3%, एडवांस डिक्लाइन, और जबकि ऑलरेडी गिरे हुए इंडेक्स हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पर भी आप देखें एडवांस डिक्लाइन तो 1:5 से भी ख़राब एडवांस डिक्लाइन आज की ट्रेड में आपको देखने को मिला। अब आते हैं हम आज के सेक्टोरल लूजर्स पर, और सेक्टोरल लूजर्स में हम सबसे ऊपर है PSU बैंक्स, ये करीब 5% नीचे। निफ्टी बैंक 3.5%, फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी करीब 3.5% की गिरावट थी। रियल्टी 3%, कैपिटल मार्केट 3% और डिफेंस ये भी करीब 3% नीचे था। गेनर्स है नहीं,
और अब आते हैं सेक्टोरल निफ्टी लूजर्स पर। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस 5% नीचे, SBI करीब 4% नीचे। आज हमने बात भी की थी SBI की सुबह बिग स्टॉक्स में। कोटक 0.25%, बजाज फिनसर्व ये भी चार्ट जीपीटी में आया था। श्रीराम फाइनेंस लगातार सेलिंग हो रही है यहाँ पे, और जियो फाइनेंस यहाँ पर भी आज गिरावट ही देखने को मिली है आपको। गेनर्स में हिंडाल्को, एल्यूमिनियम प्राइसेस का इम्पैक्ट। एक आध टेक स्टॉक्स में बाइंग थी, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ONGC में बाइंग थी। रिलायंस 1.5% ऊपर था, और पावर ग्रिड यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग थी, करीब 0.1% के करीब की बाइंग थी, तो थोड़ी सी दिक्कत थी। मैं सोच रहा हूँ कि एक काम क्यों ना करते हैं, थोड़ा सा कुछ बीरू बदले मार्केट में। अगले 2 दिन में लग रहा है कि या तो मैं शो से ब्रेक ले लेता हूँ, श्रेया और आप शो करिए, शायद हो सकता है कि कुछ सेंटिमेंट बदल जाए मार्केट का। कुछ भी कर लीजिए, बदल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ करके देखते हैं, कुछ नया करके देखते हैं। हाँ, कुछ करके देखते हैं, क्योंकि अनुज मार्च की क्रांति जारी रही। मैं क्रांति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्च 2020 के बाद दिस इज़ द वर्स्ट मार्च बाजार ने जो विटनेस किया मार्च 2026 से। चलिए जनाब, मार्च की क्रांति के बाद उम्मीद करते हैं कल शांति रहेगी, और अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए उस चीज़ का, क्योंकि बुधवार को जब लौट के आना है तो और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्च सबसे जो खराब गुजरा बहुत से सालों बाद, वो शायद इससे बेटर हो आपका अप्रैल। एक बार फिर से मुलाकात होगी इस पूरे पैनल की आपसे बुधवार की सुबह मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।